सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। सो दोस्तों, ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे थे दोस्तों, क्या कवर किया था हमने? पुश फ्लैग को कवर किया था। बहुत ही डिटेल में हमने कल पुश फ्लैग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आपको बताया था किस टाइप से पैकेट हमारे पास यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या करता है, मूव करता है। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने दोस्तों क्या किए थे, डिस्कस भी किए थे। ठीक है, तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, यानी आज सबसे पहले हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कवर करेंगे यार, एक तो यूआरजी फ्लैग, यूआरजी फ्लैग एंड अर्जेंट पॉइंटर, यूआरजी फ्लैग एंड अर्जेंट पॉइंटर। एक तो हम ये कवर करने वाले हैं इसके अंदर, और एक हम कवर करने वाले हैं यार फ्लो कंट्रोल इन टीसीपी, फ्लो कंट्रोल इन टीसीपी। यानी ये दो टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पुश फ्लैग के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम, यूआरजी फ्लैग और अर्जेंट पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम फ्लो कंट्रोल एंड टीसीपी पढ़ेंगे। वैसे फ्लो कंट्रोल ऑलरेडी हम डेटा लिंक लेयर पे पढ़ चुके हैं, लेकिन फ्लो कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे टीसीपी पे पढ़ेंगे। यानी टीसीपी किस लेयर पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे दोस्तों। ये हमारे पास क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एनकैप्सुलेट पैकेट, यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन पैकेट को एनकैप्सुलेट कर लेता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सेगमेंट, ऑप्शन बी है फ्रेम, ऑप्शन सी है पीडीओ, ऑप्शन डी है हमारे पास डेटाग्राम। तो यार यहां से हमारे पास एक छोटी सी बात बताओ मुझे, हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे जो पैकेट का नाम होता है वो क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास पैकेट का नाम क्या होता है दोस्तों? मैसेज। एप्लीकेशन लेयर पैकेट किसको फॉरवर्ड करती है हमारे पास? एप्लीकेशन लेयर किसको फॉरवर्ड करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर को। और एप्लीकेशन लेयर जब ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करेगी हमारे पास यहाँ पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? अपना हेडर अटैच कर लेती है। ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर क्या करती है? अटैच करती है। तो यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास जो पैकेट का नाम होता है पीडीयू, वो हमारे पास H1 हेडर अटैच करती है। यदि हम टीसीपी यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है? सेगमेंट। यूडीपी यूज कर रहे होते हैं क्या होता है हमारे पास? डेटाग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? सेगमेंट। मान लो हम टीसीपी को यूज कर रहे हैं, ये क्या है? सेगमेंट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास क्या करती है दोस्तों? यहां से हमारे पास नेटवर्क लेयर को भेजती है। जो सेगमेंट है ये नेटवर्क लेयर के लिए क्या है? डेटा है। ये नेटवर्क लेयर के लिए क्या है? पूरा डेटा है। और नेटवर्क लेयर यहां से हमारे पास क्या काम करती है दोस्तों? नेटवर्क लेयर अपना हेडर अटैच करती है, जिसको बोलते हैं हम H2 हेडर। ये मेरे पास नेटवर्क लेयर है, H2 हेडर। नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे पास इसका जो हम नाम है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं दोस्तों डेटाग्राम, यदि हम आईपी यूज कर रहे हैं। और नेटवर्क लेयर पे हम इसको पैकेट भी बोलते हैं कभी कभी, पैकेट। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास ये क्या है? अब नेटवर्क लेयर हमारे पास किसको पैकेट भेजती है? डेटा लिंक लेयर को। ये सारा हमारे पास ये सब कुछ क्या है जो ऊपर से आया, वो ट्रांसपोर्ट नेट डेटा लिंक लेयर के लिए क्या है? डेटा है। डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है? डेटा लिंक लेयर अपना यहां से H3 हेडर और T1 ट्रेलर क्या करती है? अटैच करती है। तो यहां से हमारे पास यदि डेटा लिंक लेयर की बात की जाए दोस्तों, ये हमारे पास T1 ट्रेलर और H3 हेडर क्या करती है? अटैच करती है। और पैकेट नेम डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? फ्रेम। तो इसमें ऑप्शन एक सेगमेंट। क्या सेगमेंट पूरे पैकेट को एनकैप्सुलेट कर लेता है? नहीं, सेगमेंट तो खुद एनकैप्सुलेट हो जाता है डेटाग्राम या पैकेट के अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या डेटाग्राम एनकैप्सुलेट कर लेता है पूरे पैकेट को? नहीं भाई, डेटाग्राम तो हमारे पास सिर्फ सेगमेंट को एनकैप्सुलेट करता है। भाई हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर इस मैसेज को एनकैप्सुलेट कर लेती है, नेटवर्क लेयर इस सेगमेंट को एनकैप्सुलेट कर लेती है, डेटा लिंक लेयर इस पूरे पैकेट, यानी ये जो पैकेट है यहां से नेटवर्क लेयर पे, इसको हम डेटाग्राम भी बोलते हैं, पैकेट भी बोलते हैं। तो कौन? डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर पूरे पैकेट को क्या कर सकती है? एनकैप्सुलेट कर लेती है, यानी सारा इसके अंदर यहां पे समा जाएगा। तो इसमें हमारे पास सेगमेंट है नहीं, फ्रेम यस। पीडीयू प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, यार पीडीयू नेम एट एप्लीकेशन लेयर मैसेज होता है, पीडीयू नेम एट ट्रांसपोर्ट लेयर, तो पीडीयू का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक था हमारे पास डेटाग्राम, एक था हमारे पास फ्रेम। क्या डेटाग्राम पूरे पैकेट को एनकैप्सुलेट कर लेता है? नहीं। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? फ्रेम पूरे पैकेट को क्या कर लेता है? एनकैप्सुलेट कर लेता है। यानी डेटा लिंक लेयर पे जो फ्रेम है, इसने हमारे पास ये सारा क्या कर लिया? एनकैप्सुलेट कर लिया, यानी पूरे पैकेट को क्या कर लेता है? एनकैप्सुलेट कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? हमारे पास फ्रेम हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। तो यार सिगमेंटेशन हमारे पास किस लेयर पे होता था, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। सिगमेंटेशन एंड रीअसेंबली किस लेयर का काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, एप्लीकेशन लेयर का नहीं। डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास सिगमेंटेशन होता है, नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या, प्रेजेंटेशन लेयर, नो। तो सिगमेंटेशन एंड रीअसेंबली इज डन बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या बोल रहा है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग सिनारियो वेयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड वाया 3 इंटरमीडिएट राउटर। सोर्स डेस्टिनेशन इस टाइप से कनेक्टेड है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, लेट पी बी द नंबर ऑफ टाइम्स पैकेट विजिट नेटवर्क लेयर। पी क्या है, नेटवर्क लेयर है। ये जी नहीं है, ये क्यू है। क्यू क्यू बी द नंबर ऑफ टाइम्स द पैकेट विजिट डेटा लिंक लेयर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। तो यार ये पी और क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पी। पी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स पैकेट विजिट नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। और क्यू क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स पैकेट विजिट डेटा लिंक लेयर। तो मैंने आपको बताया था नेटवर्क लेयर मेरे पास एन क्या था, यदि एन मेरे पास इंटरमीडिएट नोड है, यदि एन मेरे पास इंटरमीडिएट नोड है, इंटरमीडिएट नोड, या आप क्या बोल सकते हो, और राउटर। तो यार जो नेटवर्क लेयर मेरे पास होती थी वो कितने टाइम्स विजिट होती थी, n+2 टाइम्स। जितने राउटर है वहां तो विजिट होगी, वहां तो नेटवर्क लेयर होती ही होती है, सोर्स और डेस्टिनेशन के पास भी होती है। तो यानी यहां से n की बात की जाए, 1 2 3, कितने इंटरमीडिएट नोड है यहाँ पे, 3, या राउटर्स कितने, 3। तो n की जो वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे, इसमें हमारे पास n की वैल्यू है दोस्तों 3। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू है 3। जब n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास नेटवर्क लेयर n+2 टाइम्स होती थी, और डेटा लिंक लेयर की बात की जाए तो मेरे पास 2n+2। डेटा लिंक लेयर 2 बार यहां पे होती थी, 2 बार यहां पे होती थी, 2 बार यहां पे होती थी। 3 राउटर हैं तो 3 × 2, n राउटर है तो 2 × n +2, बिकॉज सोर्स और डेस्टिनेशन पे होती थी, कल हमने पढ़ा था। तो यहां से यदि वैल्यू निकालें दोस्तों, n की वैल्यू यहां पे कितनी है, 3, तो 3+2 यानी यहां पे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यहां पे 2n, 2 × 3 + 2, तो ये हमारे पास 6+2 कितना आ गया, 8। तो ये p प्लस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, ये हमारे पास p की वैल्यू कितनी आई है, 5 है, q की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 है। तो 5 यानी p प्लस क्यू की बात करेंगे हम, तो यहां से दोस्तों p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू की वैल्यू जो आएगी हमारे पास यहां से 5+8, 5+8 यानी 13 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दोस्तों, ए सिस्टम हैज n लेयर प्रोटोकॉल हायरार्की। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, n, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेयर्स, जैसे कि हमारे पास पीआईपी में 5 लेयर्स होती हैं, ओएसआई में कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। नंबर ऑफ लेयर्स इक्वल टू n, ठीक है। एप्लीकेशन जनरेट मैसेज ऑफ लेंथ m बाइट, तो मैसेज साइज क्या है मेरे पास, m बाइट है। m बाइट है। एट ईच ऑफ द लेयर एन h बाइट हेडर इज एडेड। हेडर साइज कितना है मेरे पास, h बाइट, हेडर साइज कितना है, h बाइट। क्या लिखा है, ईच ऑफ द लेयर एन h बाइट हेडर इज एडेड। हर लेयर पे h बाइट का हेडर ऐड किया जाएगा। कितनी लेयर है, n लेयर है, तो टोटल हेडर साइज कितना हो जाएगा, nh। भाई हर लेयर पे h बाइट का हेडर ऐड होगा, ये लिखा है ईच ऑफ लेयर एंड ईच ऑफ लेयर्स ऐड h बाइट हेडर, ये ऐड है। h बाइट हेडर n ही लिख, n ही है। ईच ऑफ लेयर्स एंड h बाइट हेडर इज एडेड। h बाइट हेडर का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यार टोटल हेडर साइज कितना होगा हमारे पास, टोटल हेडर साइज, टोटल हेडर साइज nh हो गया।
व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द नेटवर्क बैंडविड्थ वेस्टेड ऑन हेडर्स। ये कह रहा है कितनी नेटवर्क्स हमारे पास, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द नेटवर्क बैंडविड्थ, कितनी बैंडविड्थ हमारे पास ओवरहेड में क्या होती है, वेस्ट होती है। तो ये टोटल हेडर साइज ये हो गया हमारे पास NH। अब टोटल पैकेट साइज, यानी पैकेट साइज की बात की जाए तो पैकेट के अंदर हेडर और डेटा दोनों जाता है, तो पैकेट का साइज क्या होगा, डेटा प्लस हेडर, पैकेट साइज। तो पैकेट साइज मेरे पास क्या होगा, डेटा प्लस हेडर, यानी मैसेज प्लस हेडर, मैसेज प्लस हेडर। तो मैसेज कितना है मेरे पास M और टोटल हेडर कितना है NH। तो परसेंटेज ऑफ ओवरहेड यदि बात की जाए यहां पे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, कितनी वेस्ट हुई है हमारे पास हेडर्स में, तो NH डिवाइड बाई M प्लस NH, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास C। ये बोला था व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द नेटवर्क बैंडविड्थ वेस्टेड ऑन हेडर, के हेडर में हमारे पास कितनी फ्रैक्शन बैंडविड्थ क्या हुई है, वेस्ट हुई है। तो यानी हमारे पास क्या आएगा NH डिवाइड बाई M प्लस NH, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कल के क्वेश्चंस थे जो हमने क्या कर लिए दोस्तों, सॉल्व कर लिए। ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए दिए ही थे हमारे पास। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व कर ही लिए होंगे, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम सीधा मूव हो जाते हैं किसके ऊपर, यूआरजी फ्लैग एंड अर्जेंट पॉइंटर के ऊपर। यानी यहां पे हम यूआरजी फ्लैग और अर्जेंट पॉइंटर के बारे में डिटेल में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, क्या यहां पे लिखा है, यूआरजी का मतलब है अर्जेंट फ्लैग, यूआरजी का मतलब क्या है, अर्जेंट फ्लैग। क्या लिखा है, अर्जेंट फ्लैग इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट सम बाइट्स आर अर्जेंट इन द डेटा। अर्जेंट फ्लैग का मतलब है, अर्जेंट फ्लैग इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट सम ऑफ द बाइट्स आर अर्जेंट इन द डेटा, यानी डेटा के अंदर कुछ बाइट अर्जेंट है। मेरे कहने का मतलब क्या है, सपोज सेंडर हमारे पास 1000 बाइट का कोई पैकेट भेजना चाहता है, कितने बाइट का, 1000 बाइट का। उस 1000 बाइट में से 100 बाइट्स अर्जेंट हैं, 100 बाइट्स अर्जेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले वो हर 100 अर्जेंट बाइट रिसीवर के पास जानी चाहिए। बात समझ रहे हो, सम ऑफ द बाइट्स आर अर्जेंट। मान लो मैं 1000 बाइट का कोई पैकेट भेजना चाहता था, उसमें 100 बाइट्स अर्जेंट है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये 100 बाइट्स सबसे पहले रिसीवर के पास पहुंचनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो भी कोई सिगमेंट है, भाई ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट का नाम क्या है, सिगमेंट। तो मैं क्या काम करूंगा, सिगमेंट के अंदर जो 100 बाइट्स अर्जेंट है उनको स्टार्टिंग में इंसर्ट करूंगा, यानी सिगमेंट के स्टार्टिंग में उन 100 बाइट्स को क्या कर लूंगा, इंसर्ट कर लूंगा जो अर्जेंट है। जब पैकेट जाएगा तो सबसे पहले, जो स्टार्टिंग में मैंने इंसर्ट की है सिगमेंट के, तो सबसे पहले जब हमारे पास वही 100 बाइट्स क्या होंगे, रिसीवर को रिसीव होंगे। तो जो भी डेटा अर्जेंट है उसको सिगमेंट के स्टार्टिंग में क्या कर लो, इंसर्ट कर लो। यही यहां पे बात लिखी हुई है। सेंडर क्रिएट ए सिगमेंट, सिगमेंट क्रिएट करेगा एंड इंसर्ट द अर्जेंट डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द सिगमेंट। सेंडर सिगमेंट क्रिएट करेगा, इंसर्ट द अर्जेंट डेटा, अर्जेंट डेटा को हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द सिगमेंट में इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट द अर्जेंट डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द सिगमेंट, यानी जो सिगमेंट हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसमें बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में वो 100 बाइट्स रख देंगे। तो जब वो सिगमेंट्स रिसीवर के पास जाएगा तो सबसे पहले वही 100 बाइट्स रिसीवर को रिसीव हो जाएंगे। दिस इज द मीनिंग। कितनी बाइट्स अर्जेंट है, हम सिर्फ डेफिनेशन में यही बता रहे हैं, कुछ बाइट्स यदि अर्जेंट है तो ऐसा हम करेंगे, अर्जेंट बाइट्स को स्टार्टिंग में इंसर्ट कर देंगे। सिर्फ यहां से आपको यही जानना है। अब जो अर्जेंट पॉइंटर है हमारे पास दोस्तों, ये भी 16 बिट का फील्ड है हमारे पास, किसके अंदर है, टीसीपी हेडर के अंदर, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। यहां अर्जेंट पॉइंटर हमको क्या इंडिकेट करता है, अर्जेंट पॉइंटर यूज कब होगा वो समझ लेते हैं। क्या लिखा है, अर्जेंट पॉइंटर इंडिकेट एंड ऑफ द अर्जेंट डेटा दैट इज लास्ट अर्जेंट बाइट। अर्जेंट पॉइंटर हमको ये इंडिकेट करेगा, लास्ट अर्जेंट बाइट के बारे में बताएगा। सर पहली अर्जेंट बाइट के बारे में कौन बताएगा, लास्ट। ये कह रहा है अर्जेंट पॉइंटर इंडिकेट एंड ऑफ द अर्जेंट डेटा, यानी अर्जेंट पॉइंटर की हेल्प से हम लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर फाइंड कर सकते हैं। के लिए लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर। सर पहली अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर, दोस्तों पहली अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर वही होगा जो ओवरऑल सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर होगा। कैसे सर, भाई एक बात बताओ, जो भी अर्जेंट बाइट है मैं वो क्या कर रहा हूं, जो भी अर्जेंट बाइट है उनको मैं सिगमेंट के बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहा हूं, यानी स्टार्टिंग में इंसर्ट कर रहा हूं।
तो नॉर्मली हमारे पास टीसीपी में सीक्वेंस नंबर क्या होता है, सीक्वेंस नंबर फील्ड क्या होता है, सीक्वेंस नंबर फील्ड के अंदर क्या हो लिखते हैं, सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट डेटा बाइट, पहली डेटा बाइट का सीक्वेंस नंबर। तो यार फर्स्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर तो वही रहेगा जो पूरे सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर है, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं, 100 बाइट्स जो अर्जेंट है उनको स्टार्टिंग में ही इंसर्ट कर रहा हूं। तो पहली अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर तो वही रहेगा जो हमारे पास ओवरऑल सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर है, बिकॉज मैंने पहली 100 बाइट्स स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, इंसर्ट कर दी। और लास्ट अर्जेंट बाइट, बिकॉज 1000 बाइट का भेज रहा हूं मैं, तो रिसीवर को यह भी पता लगना चाहिए हमारे पास कि लास्ट वाली अर्जेंट बाइट कौन सी है, ठीक है, कि यानी यहां से यहां तक का डेटा क्या था, अर्जेंट था। उसका वो क्या करेगा रिसीवर का, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको सोचना भी नहीं, किताब में भी ऐसा दिया है कि वो क्या करता है इसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं और नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमको सिर्फ ये है कि ये अर्जेंट बाइट है, मैं इनको पहले सेंड करना चाहता हूं किसके पास, रिसीवर के साथ, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो यानी हमारे पास अर्जेंट पॉइंटर इंडिकेट एंड ऑफ द अर्जेंट डेटा, दैट इज लास्ट अर्जेंट बाइट। अर्जेंट पॉइंटर की हेल्प से हम लास्ट अर्जेंट बाइट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे हम लास्ट अर्जेंट बाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अर्जेंट पॉइंट यहां क्या है, इफ यूआरजी फ्लैग इक्वल टू 0, यदि यूआरजी फ्लैग 0 है तो इसका मतलब कोई डेटा अर्जेंट नहीं है। यूआरजी फ्लैग यदि 0 है, यूआरजी फ्लैग 0 मतलब देयर इज नो अर्जेंट डेटा। यूआरजी फ्लैग जब 1 होगा तभी डेटा अर्जेंट होगा। इफ यूआरजी फ्लैग इक्वल टू 0 देयर इज नो अर्जेंट डेटा, अर्जेंट डेटा मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो यूआरजी फ्लैग यदि 0 है, if URG flag 0 then we have no need to read the urgent pointer। यदि डेटा अर्जेंट ही नहीं है तो अर्जेंट पॉइंटर को रीड करने की जरूरत नहीं है। अर्जेंट पॉइंटर को हम तभी रीड करेंगे जब यूआरजी फ्लैग क्या होगा 1। यदि कुछ डेटा अर्जेंट है तो वहां से ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि लास्ट अर्जेंट बाइट क्या है या कहां से कहां तक का डेटा क्या है दोस्तों अर्जेंट है, ठीक है। तो यानी यूआरजी फ्लैग इक्वल टू 0, इफ यूआरजी फ्लैग इक्वल टू 0, यहां पे पॉइंट देख लो, मार्क कर लेते हैं। इफ यूआरजी फ्लैग इक्वल टू 0 देन वी हैव नो नीड टू रीड द अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर रीड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या लिखा है, इफ यूआरजी फ्लैग इक्वल टू 1, यदि यूआरजी फ्लैग मेरे पास 1 है देन वी हैव टू रीड द अर्जेंट पॉइंटर। यूआरजी फ्लैग इक्वल टू 1 देन वी हैव टू रीड द अर्जेंट पॉइंटर, यानी हमको अर्जेंट पॉइंटर क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस के साथ देखना है, जब टॉपिक खत्म होगा तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई भाई। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास, यानी अर्जेंट पॉइंटर को मुझे तभी रीड करना है यदि यूआरजी फ्लैग 1 है। यदि अर्जेंट डेटा है तो अर्जेंट पॉइंटर पे जाना है, वहां से पता करना है कि लास्ट वाली अर्जेंट बाइट क्या है, ठीक है। पहली अर्जेंट बाइट तो क्या होगी, जो पहली अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा, जो ओवरऑल सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर होगा, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं, अर्जेंट बाइट को एक बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहा हूं। और टीसीपी के अंदर सीक्वेंस नंबर में क्या लिखा जाता है, पहली डेटा बाइट का सीक्वेंस नंबर लिखा जाता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे अर्जेंट पॉइंटर हमारे पास ये 16 बिट का है, इसकी कहानी को समझ लेते हैं। इफ इट इज वैलिड, इट इज वैलिड ओनली इफ द अर्जेंट फ्लैग इज सेट। ये अर्जेंट पॉइंटर तभी वैलिड होगा जब अर्जेंट फ्लैग सेट है। अर्जेंट फ्लैग सेट का मतलब यूआरजी फ्लैग इक्वल टू 1 है, तभी हमारे पास ये फील्ड वैलिड होगा अर्जेंट पॉइंटर, अदरवाइज अर्जेंट पॉइंटर को रीड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है, इट इज यूज्ड वेयर द सेगमेंट कंटेन्स अर्जेंट डेटा। इसका यूज तभी होगा जब सेगमेंट के अंदर अर्जेंट डेटा है। क्या कह रहा है, इट डिफाइंस ए वैल्यू। अर्जेंट पॉइंटर के अंदर कोई वैल्यू होगी डिफाइन, इट डिफाइंस ए वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड टू द सीक्वेंस नंबर टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ लास्ट अर्जेंट बाइट इन द डेटा सेक्शन ऑफ सेगमेंट। मतलब क्या है, अर्जेंट पॉइंटर इट कंटेन्स ए वैल्यू, अर्जेंट पॉइंटर के अंदर एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को क्या कर बोल रहे हैं हम, उस वैल्यू को सीक्वेंस नंबर के साथ ऐड करेंगे। ये लिखा है, इट डिफाइंस ए वैल्यू, अर्जेंट पॉइंटर के अंदर वैल्यू, इट डिफाइंस ए वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड टू द सीक्वेंस नंबर। वो वैल्यू ऐड कर दी जाएगी किसके साथ, सीक्वेंस नंबर के साथ। इट डिफाइंस ए वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड टू द सीक्वेंस नंबर, वो सीक्वेंस नंबर के साथ ऐड कर दिया गया सीक्वेंस नंबर टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ लास्ट अर्जेंट बाइट। लास्ट अर्जेंट बाइट का नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अर्जेंट पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू होगी
उसमें सीक्वेंस नंबर की वैल्यू ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर की वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा भी देता हूं। कुछ कुछ बुक्स में ये लिखा है कि अर्जेंट पॉइंटर यदि के अंदर यदि वैल्यू 100 है तो अर्जेंट पॉइंटर ये कहता है, अर्जेंट पॉइंटर ये बताता है नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट। कुछ लोकल किताब में ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। भाई अर्जेंट पॉइंटर ये बताता ही नहीं है कितनी बाइट्स अर्जेंट है। अर्जेंट पॉइंटर 100 है तो नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट 100 होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत कंसेप्ट है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यानी फोरोजन में ही पूरा लिखा हुआ है, यू कैन चेक। ठीक है, मैंने ये पूरी लाइन यहां पे जो लिखा हुआ है ये पूरा फोरोजन से ही कॉपी पेस्ट किया है अपनी पीपीटी के ऊपर। तो यानी हमारे पास इट डिफाइंस वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड टू द सीक्वेंस नंबर टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ लास्ट अर्जेंट बाइट। तो लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर कैसे फाइंड करेंगे? जो भी अर्जेंट पॉइंटर के अंदर वैल्यू होगी उसको सीक्वेंस नंबर के साथ ऐड करेंगे और लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर निकाल लेंगे इन द डेटा सेक्शन ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, तो ही आप तभी आपको एक बात समझ में आएगी। ठीक है, सपोज यहां पे हमारे पास यूआरजी फ्लैग, यूआरजी फ्लैग जो है मेरे पास वो 1 है, यानी अर्जेंट फ्लैग सेट है, यानी कुछ डेटा अर्जेंट है। ठीक है, और यहां पे अर्जेंट पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है, सपोज अर्जेंट पॉइंटर में वैल्यू मेरे पास कितनी है 100 है, और जो सीक्वेंस नंबर लिखा है, ठीक है, मेरे पास 1000। तो सीक्वेंस नंबर क्या होता है? सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट डेटा बाइट, पहली डेटा बाइट का सीक्वेंस। मैं बोल रहा हूं कि जितनी भी बाइट अर्जेंट होंगी वो स्टार्टिंग में ही इंसर्ट करेंगे। तो पहली अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर कैसे पता चलेगा? जो ओवरऑल सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर है वही पहली अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर है। सिर्फ मुझे लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर दोस्तों फाइंड करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो हमारे पास ये सेगमेंट है, मान लो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर मेरे पास कुछ हेडर है, कुछ डेटा है मेरे पास। मान लो ये हेडर है, ठीक है, यहां से यहां तक मान लो ये मैंने हेडर मान लिया। अब यार हेडर के अंदर तो बहुत सारे फील्ड होते हैं, भाई हेडर के अंदर तो बहुत सारे फील्ड होते हैं, लेकिन मैं यहां पे हमारे पास कुछ ही फील्ड्स को लिख रहा हूं जिन फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है। सपोज जैसे कि यूआरजी फ्लैग है यहां पे, तो यूआरजी फ्लैग की वैल्यू 1 है। यूआरजी फ्लैग यानी अर्जेंट फ्लैग सेट है। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन सबको मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक मेरे पास क्या है? अर्जेंट पॉइंटर, अर्जेंट पॉइंटर, अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू मेरे पास 100 है, और एक है मेरे पास सीक्वेंस नंबर। ठीक है, तो वही वो जो चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट है वही मैंने लिख लिया। ये 3 चीजें। हेडर के अंदर तो बहुत सारे फील्ड होंगे, लेकिन मैं सबको लिख नहीं रहा हूं। सीक्वेंस नंबर में क्या लिखा है? 1000। ठीक है, ये मेरे पास हेडर था। अब यहां पे हमारे पास सपोज ये डेटा है, ये क्या है? मेरे पास डेटा है। मान लो ये मेरे पास डेटा इस टाइप से हमारे पास ये बाइट की फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेटा से भरा हुआ है।
ये डेटा है। अब मैंने आपको क्या बताया था यार, लास्ट अर्जेंट बाइट का, पहली अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर भाई, फर्स्ट अर्जेंट बाइट, भाई मैंने क्या किया, जो भी अर्जेंट बाइट्स होती हैं उनको स्टार्टिंग में इंसर्ट करता हूं। तो फर्स्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा और लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा? कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर फॉर फर्स्ट अर्जेंट बाइट और लास्ट अर्जेंट बाइट? भाई हमारे पास जो भी, मेरे पास 100 बाइट थी तो मैंने उनको यहीं पे इंसर्ट कर लिया था ना। ये हमारे पास सेगमेंट है, उसमें स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। तो ये तो मेरे पास फर्स्ट अर्जेंट बाइट हो गई ना यार, ये मेरे पास क्या हो गई, फर्स्ट अर्जेंट बाइट। तो फर्स्ट अर्जेंट बाइट यही हो गई बिकॉज मैंने इसको स्टार्टिंग में ही इंसर्ट किया है, फर्स्ट अर्जेंट बाइट, फर्स्ट अर्जेंट बाइट। तो फर्स्ट अर्जेंट बाइट ये हो गई। अब जो ये फर्स्ट अर्जेंट बाइट है मेरे पास, इसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा? भाई फर्स्ट अर्जेंट बाइट का जो सीक्वेंस नंबर होगा, वो सीक्वेंस नंबर सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बिकॉज मैंने सीक्वेंस नंबर क्या लिखा था, 1000 यहां पे लिखा था। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है लास्ट अर्जेंट बाइट। यहां पे लास्ट अर्जेंट बाइट मैं कैसे निकालूंगा वो मैं देख लेता हूं। लास्ट अर्जेंट बाइट, क्या निकालना है मुझे, लास्ट अर्जेंट बाइट। मैंने क्या बताया था इससे पहले, इट इज वैलिड ओनली इफ अर्जेंट फ्लैग इज सेट, इट यूज्ड वेयर द सेगमेंट्स कंटेन्स अर्जेंट डेटा। ये वैलिड कब होगा, जब सेगमेंट अर्जेंट डेटा, इट डिफाइंस अ वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड टू द सीक्वेंस नंबर टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ लास्ट अर्जेंट बाइट। लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर फाइंड करने के लिए जो अर्जेंट पॉइंटर है उसमें क्या ऐड करना है, सीक्वेंस नंबर को ऐड करना है। तो लास्ट अर्जेंट बाइट सीक्वेंस नंबर लिख देते हैं सीधा, नंबर। तो यानी यूआरजी पॉइंटर, अर्जेंट पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है, ये बोल रहा था, इट डिफाइंस अ वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड। अर्जेंट पॉइंटर की कोई वैल्यू होगी, ये वैल्यू ऐड कर दी जाएगी किसके साथ, सीक्वेंस नंबर के साथ। तो अर्जेंट पॉइंटर, सो पढ़ लो फिर से लाइन, क्या बोला है, इट डिफाइंस अ वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड टू दी सीक्वेंस नंबर। वो सीक्वेंस नंबर में क्या कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी। तो नहीं सीक्वेंस नंबर, या सिंपल ये लिख लो, अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू सीक्वेंस नंबर के साथ ऐड कर दिया कि सीक्वेंस नंबर कितना है, 1000 प्लस ये कितना है, 100। सीक्वेंस नंबर 1000, अर्जेंट पॉइंटर क्या है, 100। सिंपल सी बात है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बात आपको समझनी, लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा, वो डेफिनेशन के अंदर गिवन है। अर्जेंट पॉइंटर और सीक्वेंस नंबर, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर होगी। तो कितनी आई मेरे पास, 1100। 1100 मेरे पास क्या है, लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर है, लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर। अब ये डेटा तो बहुत ज्यादा भेजा था, लेकिन इसमें कुछ ही बाइट अर्जेंट थी, कुछ ही बाइट अर्जेंट थी। तो लास्ट अर्जेंट बाइट सीक्वेंस नंबर कितना, 1100। तो मान लो सपोज ये लास्ट अर्जेंट बाइट है, ऐसा मैं दिखा रहा हूं कि इससे आगे हमारे पास इतना डेटा अर्जेंट होगा, ठीक है, लास्ट अर्जेंट बाइट, ये लास्ट अर्जेंट बाइट। तो इसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा भाई, सारा डेटा तो अर्जेंट नहीं है ना, 1100। भाई हमारे पास, डू नॉट गेट कंफ्यूज, मैंने बहुत सारा डेटा लिखा है, तो इसमें मैंने लिखा अर्जेंट पॉइंटर का मतलब क्या होता है, अर्जेंट फ्लैग का मतलब है सम बाइट्स आर अर्जेंट। तो लास्ट अर्जेंट बाइट का मुझे सीक्वेंस नंबर मिल गया, ये 1100 है। तो यहां से यहां तक की बात समझना बहुत ध्यान से, यहां से यहां तक की ये क्या है, अर्जेंट बाइट्स है। अर्जेंट बाइट्स। तो अर्जेंट बाइट्स की बात की जाए यार यहां से, तो यार यहां से अर्जेंट बाइट्स देखी जाए तो अर्जेंट बाइट्स कहां से कहां तक है भाई, 1000 से फर्स्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर 1000 है और लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर 1100।
1000 से 1100 तक हमारे पास क्या है, अर्जेंट बाइट्स है। तो कोई बताएगा काउंटिंग कितनी होगी? 1000 से 1100 तक आप काउंट करोगे ना यार, यहां पे काउंट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 101, 101 बाइट। तो यहां पे कितनी बाइट्स अर्जेंट हैं? अर्जेंट मेरे पास है 101 बाइट। कितनी बाइट्स अर्जेंट है दोस्त? अर्जेंट बाइट्स है मेरे पास 101 अर्जेंट बाइट है। अब बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? यहां पे मुझे एक लॉजिक मिल गया। अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू कितनी थी? 100। तो अर्जेंट बाइट्स कितनी है? 101। तो यदि अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू 500 होगी तो नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट होंगी 501। अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू 1000 होगी तो नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट होंगी 1001। तो यानी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में बोला जाए, जनरल एक नोट में पॉइंट लिखा जाए नोट के अंदर, तो जो बात आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, वो क्या है? इफ अर्जेंट पॉइंटर equal to x, then number of urgent byte equal to x plus 1। तो यदि अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू मेरे पास x होगी तो नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट्स कितनी होंगी? x प्लस 1, जो कि हमने यहां पे देखा भी था। अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू मेरे पास 100 थी तो नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट्स कितनी है? 101। सिंपल, आपको ये याद रखना है। अब इसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन को दोस्तों क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हमने 7 क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 8 है। 1 मिनट का आप समय लीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टेक ए 1 मिनट ऑफ टाइम। तो पॉज द वीडियो, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की दोस्तों क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। क्या लिखा है? इफ साइज ऑफ टीसीपी सेगमेंट इज 1 KB, KB यहां पे अगले ही पेज पे हम ले लेते हैं। क्या लिखा है? सेगमेंट साइज, सेगमेंट साइज मेरे पास कितना है? 1 KB, कैपिटल बी है, कैपिटल बी का मतलब 1 किलो बाइट। तो डेटा 1 किलो बाइट का मतलब कितना होगा? 1024 बाइट। उसके आगे क्या लिखा है? एंड हेडर लेंथ वैल्यू इज 6। तो हेडर लेंथ वैल्यू इक्वल टू 6। एक बात बताओ, यदि हेडर लेंथ यानी हेडर में के अंदर वैल्यू यदि 5 से 15 के बीच में है तो ये हेडर का साइज नहीं है। हेडर का साइज मिनिमम, टीसीपी हेडर का साइज 20 से कम नहीं हो सकता, मैक्सिमम 60 होगा। तो यदि वैल्यू 20 से 60 के बीच में तो हेडर साइज गिवन है। यदि वैल्यू 5 से 15 के बीच में है तो हेडर लेंथ फील्ड गिवन है। उससे हेडर साइज फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? हमारे पास दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ये हेडर लेंथ गिवन है, तो हेडर साइज कितना होगा? हेडर साइज इज नथिंग बट 6 इंटू 4, 24 बाइट का। अब एक बार बता सकते हो यार, हेडर साइज मेरे पास 24 बाइट का है तो डेटा साइज कितना होगा? एनीवन कैन टेल मी व्हाट द डेटा साइज? सेगमेंट का साइज 1024 था तो डेटा कितना होगा? 1024 माइनस 1024 में से हेडर माइनस कर दो तो डेटा साइज कितना होगा? तो यार यहां से हमारे पास डेटा साइज कितना होगा? इक्वल टू 1000 बाइट। डेटा इन सेगमेंट ये भी बोल सकते हैं, डेटा साइज हमारे पास डेटा इन सेगमेंट यानी 1000। ठीक है, उसका आगे क्या बोल रहा है? सीक्वेंस नंबर 3500। सीक्वेंस नंबर कितना गिवन है? 3500। ठीक है, उसके बाद क्या है? यूआरजी फ्लैग इक्वल टू 1। यहां पे हमारे पास ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। यूआरजी फ्लैग क्या है? 1 है।
तो यूआरजी फ्लैग भी मेरे पास क्या है, 1 है, यूआरजी फ्लैग इक्वल टू 1। और क्या गिवन है हमारे पास, अर्जेंट पॉइंटर 45, और अर्जेंट पॉइंटर कितना है 45। और क्या है, अर्जेंट पॉइंटर 45। देन व्हाट द टोटल साइज ऑफ डेटा, ये कह रहा है डेटा का टोटल साइज कितना होगा। हाउ मेनी बाइट्स आर अर्जेंट, कितनी बाइट्स अर्जेंट है, सीक्वेंस नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट्स रेस्पेक्टिवली, और अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर। तो डेटा साइज, व्हाट विल बी द टोटल साइज ऑफ डेटा, डेटा का साइज कितना कितना 1000 है यार। डेटा साइज मैंने यहां पे हमारे पास 100 लिखा था, क्या 1000 आएगा। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, यहां से हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते भाई, ये बी ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, बिकॉज ये कह रहा है 1024 बाइट डेटा का साइज, डेटा का साइज तो 1000 है। दूसरी बात, एक बात मुझे समझ में आती है भाई साहब, यदि अर्जेंट पॉइंटर मेरे पास 45 है, तो नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट, भाई मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, इफ अर्जेंट पॉइंटर एक्स, नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट एक्स प्लस 1, तो नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट कितनी होंगी, नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट इक्वल टू 45 प्लस 1, जो भी अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू होती है उसमें एक ऐड कर लेते हैं, नहीं 46, तो अर्जेंट बाइट्स कितनी होंगी 46। क्या सब में 46 है, यहां पे 45 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता कहीं से कहीं तक भाई। अब ऑप्शन सी और डी बच गए। ठीक है, अब पूछ रहा है सीक्वेंस नंबर, यानी सीक्वेंस नंबर ऑफ अर्जेंट बाइट, अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर। तो यार एक बात बताओ, जो सीक्वेंस नंबर फील्ड में लिखा हुआ है 3500, फर्स्ट बाइट का, तो फर्स्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर तो वही रहेगा। लास्ट अर्जेंट बाइट सीक्वेंस नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आपको बता देता हूं। लास्ट अर्जेंट बाइट सीक्वेंस नंबर, कैसे फाइंड करते थे भाई, लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर अभी आपको बताया था, सीक्वेंस नंबर और अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू को ऐड कर देते थे, सीक्वेंस नंबर और अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू को ऐड कर देते थे, सीक्वेंस नंबर और अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू को ऐड कर देते थे। तो सीक्वेंस नंबर कितना था मेरे पास यहां पे 3500, प्लस अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू कितनी है 45, तो 3545, ये लास्ट अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर है। तो अर्जेंट बाइट्स कहां से कहां तक होंगी भाई, ये बताओ फटाफट से, अर्जेंट बाइट्स कहां से कहां तक होंगी हमारे पास। अर्जेंट बाइट, अर्जेंट बाइट्स, पहली अर्जेंट बाइट का सीक्वेंस नंबर 3500 रहेगा, यानी 3500 से मेरे पास कहां तक रहेगा 3545। यदि ये काउंट करोगे ना आप 3500 से 3545, तो ये आएगा 46 बाइट, जो कि क्या है 46 अर्जेंट बाइट। सीक्वेंस नंबर क्या होंगे 3500 से 3545, 3500 से 3545, 3500 से 3545। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस द फ्लो कंट्रोल इन टीसीपी। ठीक है, फ्लो कंट्रोल इन टीसीपी, इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों एरर कंट्रोल इन टीसीपी। तो पहले फ्लो कंट्रोल इन टीसीपी दोस्तों कवर कर लेते हैं।
तो नहीं, यहां से हमारे पास यार हेडर के अंदर एक फील्ड था जिसका नाम क्या था, विंडो साइज। ठीक है, 16 बिट का फील्ड था। कहीं कहीं कुछ बुक में वो विंडो साइज गिवन है, कहीं कहीं हमारे पास एडवर्टाइजमेंट विंडो गिवन है। तो विंडो साइज और एडवर्टाइजिंग विंडो यानी 16 बिट का फील्ड है। ये किस लिए यूज करते हैं हम? इसको यूज करते हैं दोस्तों फ्लो कंट्रोल के लिए, यूज फॉर फ्लो कंट्रोल। तो एक एग्जांपल लेके हम इस फ्लो कंट्रोल को बहुत अच्छे से दोस्तों क्या करते हैं, कवर करते हैं, और उसके बाद में एरर कंट्रोल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यार यहां से हमारे पास सपोज मैं ऐसा ले लेता हूं यार, देखो मान लो ये मेरे पास कोई ए है, ये मेरे पास कोई ए है और ये मेरे पास कोई बी है, यानी ए बी को हमारे पास मैसेज भेजना चाहता है। देखो नॉर्मली क्या होता है यार, नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि यानी टीसीपी क्या फुल डुप्लेक्स है, यानी क्लाइंट भी सर्वर को पैकेट भेज सकता है, सर्वर भी क्लाइंट को भेज सकता है। लेकिन यहां से मैं इस कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको ये ले रहा हूं कि हमारे पास ए ही यानी एज ए हाफ डुप्लेक्स, यहां पे कुछ कंसेप्ट को समझाने के लिए एज ए हाफ डुप्लेक्स मान रहा हूं, यानी ए बी को पैकेट ट्रांसफर करेगा और बी सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डेटा ट्रांसमिशन दोनों साइड से हो सकता है, टीसीपी हमारे पास फुल डुप्लेक्स होता है, लेकिन यहां पे कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं ऐसा यूज कर रहा हूं। तो मान लो हमारे पास होता क्या है भाई यार, टीसीपी के अंदर, टीसीपी क्या कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। पहले कनेक्शन क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है। तो सबसे पहले ए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, किससे, रिक्वेस्ट मैसेज भेजते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इज नथिंग बट ए थ्री वे हैंडशेक। तो सबसे पहले इसने रिक्वेस्ट की किसके साथ, बी के साथ। अब सपोज जो बी है हमारे पास, इस बी के पास रिसीविंग कैपेसिटी जो है यानी बफर जो अवेलेबल है, जो बफर स्पेस अवेलेबल है इसके पास, वो सपोज 1000 बाइट का है, यानी बी हमारे पास 1000 बाइट का डेटा क्या कर सकता है दोस्तों, रिसीव कर सकता है। तो यहां पे हमारे पास ये 1000 बाइट का स्पेस है, 1000 बाइट। तो जैसे ही रिक्वेस्ट इसके पास आई हमारे पास, तो ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। तो जब ये रिप्लाई करेगा हमारे पास बी, तो ये रिप्लाई में क्या करेगा, ये लिख देगा कि माई एडवर्टाइजिंग विंडो इज, माई एडवर्टाइजिंग विंडो इक्वल टू 1000। यानी जो मेरी एडवर्टाइजमेंट विंडो है वो कितनी है, मेरे पास 1000 है, यानी 1000 बाइट से ज्यादा पैकेट मुझे मत भेजना, 1000 बाइट से ज्यादा का पैकेट मुझे सेंड मत करना। तो ए ने बोला ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या करेगा, इसने एक ए ने इसको एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, ओके नॉट ए प्रॉब्लम। तो कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश होता है प्रैक्टिकली वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैंने यहां से आपको आइडिया दे दिया। इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, ओके नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है कोई समस्या नहीं है। तो यानी हमारे पास ये कनेक्शन ए और बी के बीच में क्या हो गया दोस्तों, स्टैब्लिश हो चुका है। अब ए हमारे पास इस बी को कोई भी डेटा भेज सकता है, ठीक है। तो सपोज यहां से इसने क्या किया, हमारे पास ए ने इसको डेटा भेजा, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद ए डेटा भेज सकता है। सपोज इसने डेटा भेजा, डेटा इक्वल टू 400 बाइट का, यानी 400 बाइट का हमारे पास क्या था, डेटा था। फोर 400 बाइट। जब 400 बाइट का डेटा भेजा किसने, ए ने बी को, तो भाई यार ये जो बफर स्पेस था यहां पे हमारे पास, भाई इसके पास बफर स्पेस कितना था, 1000 बाइट रिसीव कर सकता था। तो यानी एक कितनी रिसीव कर सकता है, 1000। तो 400 बाइट का डेटा तो यहां पे स्टोर हो गया भाई हमारे पास। यहां पे ये मान लो ये 400 बाइट का डेटा क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। ये 400 बाइट, जब ये 400 बाइट का डेटा रिसीव हो गया, 400 बाइट, तो जो बचा हुआ है वो कितना बचा है हमारे पास, 600 बाइट का। यहां पे हमारे पास 600 बाइट की स्पेस अभी भी बची हुई। डेटा इसके इसके पास, बी के पास बफर था हमारे पास 1000 बाइट का, 400 का डेटा पिचा, 600 बाइट अभी भी स्पेस अवेलेबल है इसके पास। तो यानी हमारे पास अब जैसे ही इसने मैसेज रिसीव किया, ये क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट। अब मैं यहां पे सीक्वेंस नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, डेटा में हमारे पास सीक्वेंस नंबर यूज होता है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, सिंपल यहां पे कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पास इसने रिसीव किया, रिसीवर ने, इसने इसका एक्नॉलेजमेंट भेजा।
एक्नॉलेजमेंट भेजने का मतलब क्या, अब इसके पास कितनी स्पेस अवेलेबल है 600। अब ये फिर से एडवर्टाइज करेगा, विंडो एडवर्टाइज बार बार रिसीवर करता है कि नाउ अब मेरी कैपेसिटी, अब यहां से क्या बोलेगा ये हमारे पास, नाउ माई एडवर्टाइजिंग विंडो, कि माई एडवर्टाइजिंग विंडो इक्वल टू 600 बाइट, कि अब मेरे पास 600 बाइट की स्पेस सिर्फ बची हुई है, इससे ज्यादा का पैकेट मत भेजना। सेंडर भी बोलेगा ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। तो सेंडर ने सपोज यहां से हमारे पास क्या किया, 500 बाइट का डेटा भेज दिया, डेटा इक्वल टू 500 बाइट। 500 बाइट का डेटा भेज दिया। जो 500 बाइट का डेटा भेजा तो ये 500 भी हमारे पास यहां पे स्टोर हो जाएगा भाई। अब ये बताओ, ये 400 मेरे पास पहले से फुल था, ठीक है, ये 500 यहां पे हो गया, ये 400 स्पेस पहले से बफर के अंदर थी, 400 बाइट का डेटा यहां पे था, ये 500 बाइट का डेटा और यहां पे स्टोर हो गया, ये 400 था, ये 500 बाइट था, तो बची स्पेस कितनी है, सिर्फ 100 बाइट की। तो अब रिसीवर फिर से क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा भाई अब वो मेरे पास बफर स्पेस सिर्फ कितनी अवेलेबल है, 100 बाइट की अवेलेबल है, अब 100 बाइट से ज्यादा मुझे ट्रांसफर मत करना। तो ये यहां पे क्या करेगा कि माई एडवर्टाइजिंग विंडो इक्वल टू 100 बाइट, क्योंकि मेरे पास इस समय 100 बाइट की स्पेस सिर्फ अवेलेबल है, उससे ज्यादा का डेटा आप ट्रांसफर मत करना। कि 100 बाइट से ज्यादा का डेटा ट्रांसफर मत करना। रिसीवर ने बोला ठीक है भाई, सॉरी सेंडर ने बोला ठीक है। अब सपोज सेंडर ने कुछ देर के बाद यहां पे 100 बाइट का डेटा क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, यानी डेटा इक्वल टू 100 बाइट। जब इसने 100 बाइट का डेटा यहां पे ट्रांसफर किया तो क्या होगा, ये 400 बाइट की स्पेस पहले से भी यहां पे यूज थी, यहां पे हमारे पास 500 हो गया, ये 100 हो गया। तो जब ये 400 हमारे पास ये था 400, ये स्पेस पहले से मेरे पास बफर फुल था, यहां पे 500 बाइट का पहले से फुल था, सिर्फ 100 बाइट जो स्पेस बची हुई थी वो 100 बाइट का बफर भी क्या हो गया दोस्तों, फुल हो गया। ये 400 बाइट है। अब रिसीवर के पास एक सिंगल बाइट को स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं है, तो रिसीवर क्या करेगा भाई, रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो जब रिसीवर ने यहां से एक्नॉलेजमेंट भेजा तो अब ये क्या लिखेगा, बिकॉज इसके पास बिल्कुल भी बफर स्पेस है ही नहीं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो ये लिखेगा कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो, नाउ माई एडवर्टाइजमेंट विंडो इक्वल टू 0 बाइट। कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो इक्वल टू 0, ये लिख देगा कि यानी मेरे पास कोई भी सिंगल बाइट को स्टोर करने के लिए बफर स्पेस अवेलेबल नहीं है। जब रिसीवर ने बोला मेरे पास सिंगल बाइट को स्टोर करने के लिए बफर स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो क्या सेंडर फिर भी डेटा ट्रांसफर करेगा, नहीं, सेंडर अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। whenever receiver announce that my receiving capacity is 0, sender stop transmitting the data। जब रिसीवर ये अनाउंस कर देगा माई रिसीविंग कैपेसिटी 0 है, तो सेंडर उस समय डेटा को ट्रांसमिट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है, स्टॉप कर देगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, इस प्रॉब्लम को यदि मैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ते हो, ठीक है, मान लो भाई प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस कर रहा था किसके अंदर, बफर के अंदर, कंज्यूमर क्या करता था, डेटा को कंज्यूम करता था। अब पूरा बफर क्या हो गया, प्रोड्यूसर ने पूरा बफर फुल कर दिया, अब बफर के अंदर एक भी बाइट नहीं आ सकती। तो जब बफर फुल हो गया तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि प्रोड्यूसर को उस समय
डेटा उसके बाद डेटा प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज डेटा लॉस्ट हो जाएगा, बिकॉज पूरा बफर क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। अब मेरा सवाल यहां से ये है, ये बफर फुल हो गया, क्या ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम है? परसिस्टेंट मतलब परमानेंट, बफर फुल हो गया तो हो गया, क्या अब ये कभी खाली नहीं होगा पूरे जीवन भर? लाइफ में ये पूरा फुल हो गया तो फुल ही हो गया, क्या ये आगे कभी, क्या ये परमानेंट प्रॉब्लम है? दोस्तों ये परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब परमानेंट, ठीक है, परसिस्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क का वर्ड है। दिस इज नॉट ए परसिस्टेंट प्रॉब्लम, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। जब रिसीवर हमारे पास यहां से इस बफर से डेटा को प्रोसेस भी करा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बफर फुल हो गया, रिसीवर यहां से डेटा से बफर से कंज्यूम करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा अपर लेयर को, ठीक है, वो वाली बातें बताएंगे हम बाद में, ठीक है। अपर लेयर को फॉरवर्ड करता ही नहीं, अभी हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो अपर लेयर को फॉरवर्ड कर देगा, यानी एप्लीकेशन लेयर को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है हमारे पास कि यानी ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरे पास परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ये बफर यहां से हमारे पास जो फुल हो गया, दिस इज नॉट ए परमानेंट प्रॉब्लम, यानी कुछ टाइम के बाद हमारे पास रिसीवर यहां से डेटा को कंज्यूम कर लेगा बफर से, तो स्पेस खाली हो जाएगी, दिस इज नॉट ए परमानेंट प्रॉब्लम। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, इसके बाद इस डायग्राम को कंटिन्यू करना भाई। तो मान लो कुछ टाइम के बाद क्या हो सकता है, मान लो ये मेरे पास ऐसी कंडीशन थी, देखो ये 400 बाइट सबसे पहले आई थी हमारे पास रिसीवर के पास, तो सपोज ये 400 जो बाइट थी ना, ये वाली 400, इतनी स्पेस क्या हो गई, फ्री हो गई, यानी पहला जो पैकेट आया था सबसे पहले वो प्रोसेसिंग हो चुका है, सपोज आफ्टर सम टाइम डेटा गॉट प्रोसेस, ठीक है, 400 बाइट का डेटा प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। अब भी यहां पे हमारे पास यदि ये बात की जाए दोस्तों, यहां पे ये हमारे पास सपोज अभी भी ये फुल है, ये 500 बाइट वाला और ये 100 बाइट वाला, ये स्पेस अभी भी फुल है। तो जब हमारे पास, अब एक बात बताओ भाई, बफर यदि फुल हो गया है, भाई मैंने आपको इस प्रॉब्लम को प्रोड्यूसर कंज्यूमर से अटैच किया, यदि बफर फुल हो गया है तो इसका मतलब सेंडर यानी प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस नहीं करेगा बफर के अंदर। कब तक नहीं करेगा, जब तक कि कंज्यूमर डेटा कंज्यूम ना कर ले बफर से। भाई प्रोड्यूसर का काम होता है डेटा को प्रोड्यूस करना, बफर के अंदर डालना, कंज्यूमर का काम क्या होता है, कंज्यूम करना, ठीक है। बफर को भरता कौन है, प्रोड्यूसर, खाली कौन करता है, कंज्यूमर, ठीक है। सेम एज इट इज यहां पे बफर के अंदर डेटा कौन डाल रहा है हमारे पास, सेंडर यानी ए, कंज्यूम कौन करेगा यानी बी। कुछ टाइम के बाद ये 400 बाइट हमारे पास डेटा प्रोसेस हो चुका है, तो ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि बी के पास 400 बाइट स्पेस अवेलेबल है अब डेटा को रिसीव करने की, तो इसी ने बोला था कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो जीरो, कि मेरी एडवर्टाइजमेंट जीरो, मैं कोई डेटा रिसीव नहीं कर सकता, इसी की वजह से सेंडर क्या हुआ था, स्टॉप हुआ था डेटा ट्रांसफर करना। अब जब इसके पास स्पेस अवेलेबल होगी 400 बाइट, तो ये मैसेज करेगा, ये मान लो यहां पे हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, यानी ये बोलेगा कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो इज 400, माई एडवर्टाइजमेंट विंडो 400 बाइट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब यदि बात समझना, यदि ये जो इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा है बी ने ए को, यदि ये एक्नॉलेजमेंट आ जाए इसके पास, ए के पास, तो ए को ये पता चल जाएगा भाई ए स्टॉप हो गया था, किसकी वजह से, बी की वजह से। बी ने बोला भाई मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है कुछ भी रिसीव करने के लिए, तो ए ने स्टॉप कर दिया था। जब ए के पास यदि एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो ए को ये पता चल जाएगा भाई 400 बाइट की स्पेस क्या है, अवेलेबल हो गई है, बफर फ्री हो गया, तो ए 400 बाइट तक बी को ट्रांसफर कर देता, कोई समस्या नहीं होती। यदि एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए ए के पास, तो ए के पास ये चांस होगा कि ए अभी बी को 400 बाइट का डेटा भेज सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या कब होगी, यदि ये एक्नॉलेजमेंट जो इसने भेजा है, यदि ये एक्नॉलेजमेंट बीच में ही क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, ये एक्नॉलेजमेंट बीच में क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। अब एक्नॉलेजमेंट बीच में लॉस्ट हो गया तो समस्या हो गई, कैसे भाई, इसने पहले भेजा था माई एडवर्टाइजमेंट विंडो जीरो, तो जिस वजह से सेंडर ने क्या कर दिया था, डेटा ट्रांसफर करना बंद कर दिया था। अब इसने ये
यहां से इसके पास 400 की स्पेस थी, इसने मैसेज किया कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो 400 बाइट की स्पेस फ्रीली अवेलेबल है, नाउ यू कैन सेंड मी 400 बाइट। बट ये मैसेज सेंडर के पास गया नहीं है। जब सेंडर के पास गया नहीं है तो सेंडर कोई डेटा भेजेगा नहीं। अब सेंडर डेटा नहीं भेजेगा, कुछ देर बाद क्या होगा, ये डेटा जो 500 बाइट का है ये भी प्रोसेस हो जाएगा, यानी ये बफर स्पेस पे अवेलेबल हो जाएगी। कुछ देर के बाद ये 100 बाइट का डेटा ये भी प्रोसेस हो जाएगा, ये बफर स्पेस पे अवेलेबल हो जाएगी। तो यानी उसके बाद पूरा बफर खाली हो गया, रिसीवर के पास कोई डेटा ही नहीं है कंज्यूम करने के लिए। लेकिन रिसीवर किसका वेट कर रहा है, सेंडर का वेट कर रहा है, यार सेंडर डेटा भेजना चाहिए, सेंडर को मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूं कि माई रिसीविंग कैपेसिटी 400 बाइट। तो सेंडर हमारे पास, सेंडर ये एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर ये एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद किसका वेट कर रहा है, सेंडर का, कि सेंडर डेटा भेजेगा। लेकिन सेंडर के पास ये एक्नॉलेजमेंट गया ही नहीं है, तो सेंडर तो स्टॉप हो गया था। सेंडर क्या हो गया था, स्टॉप। क्यों, रिसीवर की बेस है। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या था, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स में इसको रिलेट करूं तो पूरा बफर फुल हो गया था, इसलिए क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर है वो स्लीपिंग मोड में चला गया। ठीक है, स्लीपिंग मोड मतलब वो इनएक्टिव हो गया, कभी पूरा बफर फुल है। तो स्लीपिंग मोड में जाने का मतलब कि जब बफर खाली होगा तो कंज्यूमर मुझे वेकअप करेगा। बस समझ में, कंज्यूमर क्या करेगा, वेकअप करेगा। तो प्रोड्यूसर अपना जब जैसे ही मैसेज आया मैं एडवर्टाइजमेंट 0, ये स्लीपिंग मोड में चला गया, कि जब कंज्यूमर कुछ खाली करेगा तो मुझे वेकअप करेगा। ये कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास, कंज्यूमर के पास स्पेस होगी तो वो मुझे मैसेज करेगा, भाई ये स्पेस है, आप डेटा भेज सकते हो। अब प्रोड्यूसर स्लीपिंग मोड में है, कंज्यूमर इस मैसेज को भेजने के बाद वेट कर रहा है। कुछ देर के बाद ये पूरा बफर खाली हो गया, कंज्यूमर वेट कर रहा है, किसका, प्रोड्यूसर का। कंज्यूमर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है प्रोड्यूसर का, कि यार प्रोड्यूसर जब डेटा भेजेगा तो मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। तो कंज्यूमर भी स्लीप, जब पूरा बफर खाली हो गया, पूरा बफर यहां से खाली है, कुछ नहीं, एम्प्टी है, तो कंज्यूमर भी कहां चला गया, स्लीपिंग मोड में। कंज्यूमर क्या सोच रहा है कि जब प्रोड्यूसर डेटा भेजेगा तो मुझे वेकअप करेगा कि मैं डेटा भेज रहा हूं। तो प्रोड्यूसर इन द स्लीपिंग मोड, कंज्यूमर इन द स्लीपिंग मोड, दोनों क्या है, स्लीपिंग मोड में है और हमेशा सोते रहेंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। तो इस समय कंडीशन देखा जाए तो ए ने बंद इसलिए किया था बिकॉज उसके पास आया था कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो 0, ए ने इसलिए ट्रांसमिशन स्टॉप कर दिया था। अब बी हमारे पास इसको ये एक्नॉलेजमेंट भेज चुका है, बट ये एक्नॉलेजमेंट क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, ये ए तक गया नहीं है। तो इस समय कंडीशन क्या है, ए इज वेटिंग फॉर बी। ए यहां पे इस रिसीव करने के बाद ए बी का वेट कर रहा था कि बी मुझे भेजेगा एक्नॉलेजमेंट तो मैं डेटा भेजूंगा। अब इस एक्नॉलेजमेंट को भेजने के बाद बी क्या कर रहा है, वेट कर रहा है किसका, ए का, कि ए डेटा भेजेगा। तो ए इज वेटिंग फॉर बी, बी इज वेटिंग फॉर ए। दिस कंडीशन इज नॉन एज डेडलॉक। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम डेडलॉक। यानी डेडलॉक की समस्या यहां पे हो सकती है। क्या हो सकता है यहां पर, डेडलॉक। तो यहां पे मैंने लिखा भी है हमारे पास, वेन एवर, ये पॉइंट समझ लो, वेन एवर रिसीवर अनाउंस दैट माई रिसीविंग कैपेसिटी इज 0, जब रिसीवर ये अनाउंस कर देता है माई रिसीविंग कैपेसिटी 0, देन सेंडर शुड स्टॉप ट्रांसमिशन, सेंडर को ट्रांसमिट करना बंद कर देना चाहिए, शुड स्टॉप ट्रांसमिशन। दिस माइट बी लीड टू डेडलॉक। यानी हमारे पास दोस्तों इससे क्या हो सकता है, इससे डेडलॉक की समस्या हो सकती है। दिस माइट बी लीड टू डेडलॉक, जो कि मैंने आपको बताया है। आगे क्या लिखा है, टू करेक्ट द डेडलॉक प्रॉब्लम, टू करेक्ट द डेडलॉक प्रॉब्लम, डेडलॉक की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए टीसीपी यूजेस ए परसिस्टेंट टाइमर। टीसीपी क्या यूज करता है, एक परसिस्टेंट टाइमर यूज करता है। व्हेन द सेंडर रिसीव, व्हेन द सेंडर रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट, जब सेंडर के पास कोई एक्नॉलेजमेंट आता है, रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट विद ए विंडो साइज 0, जब सेंडर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव करे विंडो साइज 0, भाई सेंडर के पास क्या है, एक्नॉलेजमेंट विंडो साइज 0, जैसे कि ये आया था एक्नॉलेजमेंट विंडो साइज 0, इट स्टार्ट ए परसिस्टेंट टाइमर। ये क्या करेगा, एक परसिस्टेंट टाइमर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। आगे क्या लिखा है, व्हेन द परसिस्टेंट टाइमर गोज ऑफ, जब परसिस्टेंट टाइमर एक्सपायर हो जाए, द सेंडर सेंड ए स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड एज प्रोब सेगमेंट। जब ये हमारे पास परसिस्टेंट टाइमर एक्सपायर हो जाए तो सेंडर एक सेगमेंट भेजता है, वो किसका, उसको क्या बोलते हैं, प्रोब सेगमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास सेंडर ने
हमारे पास जब रिसीवर ने अनाउंस, जब व्हेनेवर रिसीवर अनाउंस दैट माय रिसीविंग कैपेसिटी जीरो, जब रिसीवर ने अनाउंस कर दिया माय रिसीविंग कैपेसिटी जीरो, सेंडर स्टॉप कर देता है ट्रांसमिशन, जो उससे कि डेडलॉक में जा सकता है। उस डेडलॉक की प्रॉब्लम को बचने के लिए ये बोल रहा है कि जब भी रिसीवर, जब भी सेंडर ये रिसीव करेगा माई एडवर्टाइजमेंट विंडो जीरो, जब भी सेंडर ये रिसीव करे मैसेज कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो जीरो, अब मेरे पास कोई भी डेटा पैकेट रिसीव करने के लिए स्पेस नहीं है। आई डोंट हैव इवन स्पेस टू रिसीव सिंगल बाइट। तो तभी सेंडर एक परसिस्टेंट टाइमर लगा देना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि यहां से रिसीव हुआ ना, तो यहां पे जैसे ये आया हमारे पास कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो जीरो, तो वो क्या लगा देगा, एक परसिस्टेंट टाइमर लगा देगा। बात समझ रहे हो? तो ये डायग्राम कंटिन्यू है यार, ये डायग्राम कंटिन्यू है, ठीक है। यहां पे तो एक परसिस्टेंट टाइमर लगाएगा यहां पे। इसको बोलते हैं पीटी। पीटी मतलब शॉर्ट में परसिस्टेंट टाइमर। और जैसे ही ये परसिस्टेंट टाइमर एक्सपायर होता है तो सेंडर एक स्पेशल टाइप का सेगमेंट भेजता है। जैसे हमारे पास ये परसिस्टेंट टाइमर क्या होता है, एक्सपायर होता है, जैसे ही ये परसिस्टेंट टाइमर एक्सपायर होता है तो सेंडर एक स्पेशल टाइप का सेगमेंट भेजता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब सेगमेंट। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोब सेगमेंट। प्रोब सेगमेंट का मतलब क्या है? प्रोब सेगमेंट का मतलब सिर्फ ये है, यदि रिसीवर के पास प्रोब सेगमेंट आता है तो ये इसका इंडिकेशन है कि प्लीज री एडवर्टाइज द विंडो साइज। यानी आप अपनी विंडो साइज को री एडवर्टाइज कर दो, दोबारा से बता दो कि आपके पास कितनी बफर स्पेस अवेलेबल है। बात समझ में कि आप बताओ दोबारा से कि आपके पास कितनी बफर स्पेस क्या है, अवेलेबल है। यहां पे लिखा हुआ है persistent timer goes off the sender send a special segment called as prop segment। सेंडर क्या सेंड करता है, prop segment सेंड करता है। आगे क्या लिखा है, this segment contains only 1 byte of data। ये हमारे पास 1 बाइट का डेटा हमारे पास भेजता है। दिस सेगमेंट कंटेन्स ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा, यानी प्रॉब सेगमेंट में सिर्फ 1 ही बाइट का डेटा है। इट हैज ए सीक्वेंस नंबर, इसके पास सीक्वेंस नंबर होता है, बट इट्स सीक्वेंस नंबर इज नेवर एक्नॉलेज्ड। जब 1 बाइट का डेटा भेज रहे हैं तो सीक्वेंस नंबर, यार हर 1 बाइट को सीक्वेंस नंबर असाइन करते हैं टीसीपी में, तो यानी जब 1 बाइट भेज रहे हैं तो उसका सीक्वेंस नंबर तो होगा, बट दिस सीक्वेंस नंबर नेवर बी एक्नॉलेज, यानी उसका वो बाइट एक्नॉलेज नहीं होती है। सर इसका मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो बाइट एक्नॉलेज नहीं होती। अभी इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल को लेके समझाऊंगा। तो जो ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाले पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूं। थोड़ा सा आपको समय, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। यहां पे इसने प्रॉब सेगमेंट भेजा, जो प्रॉब सेगमेंट मेरे पास कितने बाइट का है, सिर्फ 1 बाइट का है। और एक्चुअल में दोस्तों ये डमी बाइट हम भेजते हैं। जो डेटा है ये अलग अलग बुक, कुछ कुछ बुक में अलग इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड किताब फोर्जन के अंदर गिवन है कि हम डमी बाइट भेजते हैं। ये 1 बाइट क्या भेजते हैं दोस्तों, डमी। बहुत कंट्राडिक्टरी बातें यहाँ पे हैं, अलग अलग यदि आप फॉलो करोगे, लेकिन हमारे पास, मैं स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रहा हूं, तो वहां पे हमारे पास स्पेशली गिवन है हमारे पास कि ये प्रॉब सेगमेंट है जो हम 1 बाइट है, ये कोई डेटा की बाइट नहीं है, मैं एक डमी बाइट भेज रहा हूं। ये डेटा नहीं है, डमी बाइट है। सिर्फ इस प्रॉब सेगमेंट को भेजने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है, प्रॉब सेगमेंट को भेजने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिससे कि हमारे पास रिसीवर अपना जो विंडो साइज है उसको एडवर्टाइज कर दे। सो दिस इज नथिंग बट फॉर री एडवर्टाइज द विंडो साइज। प्रॉब सेगमेंट क्यों भेजा जाता है, विंडो साइज को री एडवर्टाइज करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही इसके पास ये सेगमेंट आया तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, रिसीवर की, विंडो साइज को री एडवर्टाइज करे। तो यहां पे क्या बोलेगा कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो इक्वल टू 400 बाइट, 400 बाइट, कि मेरे पास 400 बाइट की स्पेस अवेलेबल है, और ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव भी हो गया। अब यार सेंडर बहुत देर से वेट कर रहा था, सेंडर गुस्से में आ गया, बोला बहुत देर में नंबर आया यार, बताया
तो सेंडर ने क्या किया, कुछ देर के बाद 400 बाइट का जो डेटा है वो सेंड कर दिया। सपोज डेटा इक्वल टू 400 बाइट, 400 बाइट का डेटा भेज दिया। जब इसने 400 बाइट का डेटा भेजा तो कंडीशन कैसी होगी भाई, तो यानी पूरा बफर ये मेरे पास फुल हो गया भाई। ये मान लो ऐसा, ये 400 बाइट, ये मेरे पास 500, ये 100 बाइट। अब रियल में इसके पास कोई भी डेटा पैकेट भेजने के लिए, यानी रियल में इसके पास सिंगल बाइट को रिसीव करने के लिए भी कोई स्पेस अवेलेबल नहीं। तो ये क्या करेगा, ये भेजेगा मैसेज। क्या भेजेगा फिर से कि नाउ माई एडवर्टाइजमेंट विंडो इज 0। रिसीवर बार बार एडवर्टाइज करता है जो भी स्पेस उसके पास अवेलेबल होती है। अब जैसे ही हमारे पास इसने भेजा कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो 0, तो हमने क्या बताया, जब भी सेंडर के पास एक मैसेज आता है कि मेरी रिसीविंग कैपेसिटी 0 है, तो डेडलॉक की प्रॉब्लम ना हो उसको सॉल्व करने के लिए सेंडर एक परसिस्टेंट टाइमर स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, परसिस्टेंट टाइमर, पीटी। और जैसे ही ये परसिस्टेंट टाइमर एक्सपायर होता है वैसे ही एक मैसेज चला जाता है। तो फिर से हमारे पास क्या कर रहा है भाई, इसने क्या किया, इसने फिर से यहां पे प्रॉब सेगमेंट भेजा। जो मेरे पास कितनी बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है, ठीक है, 1 बाइट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं। अब हमारे पास जब इसने 1 बाइट का भेजा, जैसे ही रिसीवर के पास आया, तो रिसीवर के पास तो स्पेस है ही नहीं अवेलेबल, तो रिसीवर क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड करेगा। हाँ। बोलेगा भाई तुमको बताया तो था पहले कि मेरे पास स्पेस 0 है यार, इससे पहले वाले मैसेज में बताया था, क्यों परेशान कर रहे हो भाई बार बार। तो इसने बोला फिर से, इसने फिर से बोला कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो इज 0। जैसे ही इसने बोला कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो इज 0, तो फिर से इसने बोला अच्छा ठीक है, सेंडर को तो एक काम करना है। इसने क्या किया, फिर से एक टाइमर लगाया, परसिस्टेंट टाइमर। जैसे ही ये मैसेज आता है कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो 0, तो एक टाइमर लगाएगा, परसिस्टेंट टाइमर, और फिर से क्या करेगा, 1 बाइट का फिर से एक प्रॉप सेगमेंट भेज देगा। इसने फिर से क्या किया, फिर से प्रॉप सेगमेंट भेजा। एक बाइट का। तो रिसीवर ने बोला कि चचा रामपाल आप पागल हो गया यार, बार बार मतलब परेशान कर रहे हो भाई, मैं बोल चुका हूं मेरे पास कुछ रिसीविंग कैपेसिटी नहीं है यार, बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो दोस्त। भाई मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूं कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो 0। तुमको क्या दिक्कत है भाई जो बार बार मुझे परेशान कर रहे हो। यदि ये ऐसा बार बार परेशान ना करे तो डेडलॉक की समस्या हो सकती है। उस डेडलॉक की समस्या को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं। लेकिन दोस्त इससे एफिशिएंसी जो है ना वो बहुत कम हो रही है। एफिशिएंसी इज रियली वेरी लेस, बिकॉज 1 बाइट को भेजने के लिए 20 बाइट का ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लगेगा, 20 बाइट का नेटवर्क लेयर का हेडर लगेगा। तो यानी 1 बाइट भेजी, एफिशिएंसी क्या होती है, यूजफुल बाइट डिवाइड बाय टोटल बाइट। यूजफुल बाइट सिर्फ कितनी, 1 बाइट डिवाइड टोटल बाइट कितनी होगी, 40 का हेडर, 1 बाइट डेटा, 41। अभी तो मैं डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर का हेडर, डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर का हेडर ऐड नहीं कर रहा हूं। इन दोनों हेडर को भी ऐड कर लो तो एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा करने से एफिशिएंसी पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन डेडलॉक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, और कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं। अब इससे आगे की जो 2 लाइन थी हमारे पास, इनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई इनको हम कैसे समझा देते हैं। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास, ये सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा था, ये था दिस सेगमेंट कंटेन प्रॉब सेगमेंट व्हेन ए persistent timer goes off, sender send a special segment called as प्रॉब सेगमेंट। सेंडर
प्रॉब सेगमेंट भेजेगा व्हेन ए परसिस्टेंट टाइमर गोज ऑफ, परसिस्टेंट टाइमर एक्सपायर होगा, सेंडर सेंड ए स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड एज प्रॉब सेगमेंट, प्रॉब सेगमेंट भेजता है। दिस सेगमेंट कंटेन्स ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा, 1 बाइट का डेटा होगा। इट हैज ए, इफ नहीं इट हैज ए सीक्वेंस नंबर, ये इट हैज ए सीक्वेंस नंबर। इट हैज ए सीक्वेंस नंबर बट इट्स सीक्वेंस नंबर इज नेवर एक्नॉलेज, ये एक्नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। यानी क्या लिखा है इवन आगे, इट इज इवन इग्नोर्ड इन द कैलकुलेटिंग, it is even ignored in the calculating the sequence number for the rest of the data। यानी जब मैं डमी बाइट भेज रहा हूं 1 बाइट का प्रॉब सेगमेंट, तो उस बाइट को मैं सीक्वेंस नंबर तो असाइन करूंगा, लेकिन वो सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होगा। बस वो सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होगा, उस सीक्वेंस नंबर को मैं फर्दर यूज कर सकता हूं, ये वाला पॉइंट बोल रहा है। Segment contains only 1 बाइट of data, it has a sequence number, but its sequence number is never acknowledged। वो acknowledge नहीं होगा। मान लो आपने sequence number यदि 1000 भेजा है, जब आप 1 बाइट भेज रहे हो, ठीक है, तो वहां से उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आएगा। सर कैसे नहीं आएगा एक्नॉलेजमेंट, वो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी देर में। पहले ये देख लेते हैं। प्रॉब सेगमेंट्स alerts the receiving TCP, alters the receiving TCP that ACK was lost and should be resent। प्रॉब सेगमेंट क्या अलर्ट करता है? जब प्रॉब सेगमेंट रिसीवर के पास जाता है तो प्रॉब सेगमेंट ये अलर्ट कर रहा है कि भाई एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया था, आपको एडवर्टाइजमेंट विंडो दोबारा से भेजनी पड़ेगी। तो यही है हमारे पास, अलर्ट्स द रिसीविंग टीसीपी दैट ACK वाज लॉस्ट एंड शुड बी रीसेंट, यानी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया था और आपको दोबारा से भेजना है। यही मैंने आपको बताया भी था। यहां पे हमारे पास भाई जब प्रॉब सेगमेंट, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया था, भाई ये जो एक्नॉलेजमेंट भेजा था इसने लॉस हो गया होता तो डेडलॉक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रॉब। तो प्रॉब सेगमेंट हम इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे कि डेडलॉक की प्रॉब्लम कोई हमारे पास ना हो। और प्रॉब सेगमेंट यदि आ रहा है तो ये रिसीवर को पहले से पता होता है कि भाई एक्नॉलेजमेंट, प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट मेरा लॉस्ट हो गया होगा, इसीलिए ये पूछ रहा है कि दोबारा से आप अपनी विंडो साइज को री एडवर्टाइज कर दो, दोबारा से बता दो कि आपके पास कितनी बफर स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। अब एक सवाल क्या था यहां पे हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट ये देख लो सर, ये जो परसिस्टेंट टाइमर लगाया है इसकी वैल्यू क्या होती है? जो परसिस्टेंट टाइमर आप यूज कर रहे हो इक्वल टू टाइम आउट टाइमर। जो टाइम आउट टाइमर होता है वही परसिस्टेंट टाइमर की वैल्यू है। यहां पे लिखा है द वैल्यू ऑफ द परसिस्टेंट टाइमर इज सेट टू द वैल्यू ऑफ रीट्रांसमिशन टाइमर। ये जो इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ परसिस्टेंट टाइमर इज सेट टू द वैल्यू ऑफ रीट्रांसमिशन टाइम। जितना टाइम आउट टाइमर की वैल्यू होती है रीट्रांसमिशन टाइम आउट टाइमर, वही परसिस्टेंट टाइमर की वैल्यू सेट करेंगे। दूसरी बात, मान लो आपने ये प्रॉब सेगमेंट भेजा, प्रॉब सेगमेंट भेजा, अब जब यहां से एक्नॉलेजमेंट आया फिर से लॉस हो गया एक्नॉलेजमेंट, तो क्या करोगे? इट मे बी पॉसिबल, यहां पे ऐसा हो सकता है। भाई आपने प्रॉब सेगमेंट भेजा, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, ये एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे? आप फिर से परसिस्टेंट टाइमर की वैल्यू डबल कर दोगे और फिर से प्रॉब सेगमेंट भेजोगे। यदि मान लो ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, प्रॉब सेगमेंट भेजा, एक्नॉलेजमेट नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? जो परसिस्टेंट टाइमर है उसकी वैल्यू डबल कर दोगे, फिर से प्रॉब सेगमेंट भेजोगे। वही बात यहां पे लिखी हुई है। हाउएवर इफ रेस्पॉन्स इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीवर, यदि रिसीवर से रेस्पॉन्स नहीं आया, अनदर प्रॉब सेगमेंट इज सेंट। आपने प्रॉब सेगमेंट भेजा लेकिन रिसीवर की साइड से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर से अनदर प्रॉब सेगमेंट भेजेंगे एंड द वैल्यू ऑफ परसिस्टेंट टाइमर विल बी डबल्ड एंड रीसेट। यानी परसिस्टेंट टाइमर की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर डबल कर देंगे, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास जिससे कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, कोई हमारे पास कंजेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारे पास कनेक्शन बहुत स्लो है, समय लग रहा है एक्नॉलेजमेंट आने में, तो ये क्या करेगा? परसिस्टेंट टाइमर की वैल्यू को डबल कर देगा। दूसरी बार प्रॉब सेगमेंट भेजेगा लेकिन परसिस्टेंट टाइमर की वैल्यू को क्या कर देगा? डबल कर देगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाला पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि यदि प्रॉब सेगमेंट हमने भेजा, कोई रेस्पॉन्स
रिसीवर की साइड से नहीं आया तो हम क्या करेंगे, फिर से दूसरा प्रॉप सेगमेंट भेजेंगे, लेकिन पर्सिस्टेंट टाइमर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ भाई, ये वाली बात क्लियर है? अब मैं जो हमारे पास ये कुछ पॉइंट बच गए थे इनको आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास ये 1 बाइट का डेटा, जिससे कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो भाई हमारे पास ऐसा है, हम कंसिडर करते हैं कि बी, ये मेरे पास ए और बी वही कहानी थी, ये मेरे पास कोई ए है, ये मेरे पास कोई बी है। ठीक है, तो यार पहले हमारे पास क्या होता है, रिक्वेस्ट रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट। तो मान लो बी के पास जो बफर स्पेस है, अब यहां पे वही मान के चल रहा हूं, ए बी को डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ए किसको डेटा ट्रांसफर कर रहा है, बी को डेटा ट्रांसफर कर रहा है। इसकी जो यहां पे हमारे पास है वो क्या है, 1000 बाइट की स्पेस है। कितनी है हमारे पास, 1000 बाइट। तो पहले इसने रिक्वेस्ट भेजी, सपोज भाई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, रिक्वेस्ट जाती है, ये क्या करता है, रिप्लाई करता है, रिक्वेस्ट रिप्लाई एंड एक्नॉलेजमेंट। इसने रिप्लाई किया, और इसने रिप्लाई में बोला कि माई एडवर्टाइजिंग विंडो इक्वल टू 1000 बाइट, कि मेरे पास 1000 बाइट की स्पेस सिर्फ अवेलेबल है। तो 1000 बाइट की स्पेस अवेलेबल है, 1000 बाइट से ज्यादा ट्रांसफर मत करना हमारे पास। तो इसने कर दिया, एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं 1000 बाइट से ज्यादा भेजूंगा ही नहीं, कोई समस्या नहीं है, आई विल नॉट सेंड मोर देन 1000 बाइट। इसने एक्नॉलेजमेंट यहां पे भेज दिया। तो कुछ देर के बाद सेंडर हमारे पास डेटा भेजेगा यार। सेंडर क्या भेजेगा, डेटा भेजेगा। सपोज सेंडर के पास 1000 बाइट का डेटा पैकेट रेडी है। ठीक है, 1000 बाइट का ही डेटा पैकेट रेडी है, 1000 बाइट का। ठीक है, 1000 बाइट का डेटा पैकेट रेडी है। अब एक बात बताओ, मेरा सवाल आपसे ये है, ये हमारे पास भाई सीक्वेंस नंबर होता है। सपोज पहली बाइट का सीक्वेंस नंबर कितना है, 0। वैसे 0 से स्टार्ट नहीं करते, लेकिन कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको यूज कर रहा हूं। और लास्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर कितना होगा, 999। तो सपोज इसने 1000 बाइट का डेटा भेजा हमारे पास, यहां पे डेटा इक्वल टू 1000 बाइट। डेटा कितने का भेजा हमारे पास, डेटा इक्वल टू 1000 बाइट। अब ये बताओ सीक्वेंस नंबर क्या होगा भाई। यदि मान लो यहां पे मैं सीक्वेंस नंबर लिखूं, सीक्वेंस नंबर क्या होता है टीसीपी के अंदर, फर्स्ट डेटा बाइट का सीक्वेंस नंबर। तो फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर कितना है, 0। तो सीक्वेंस नंबर 0, यानी इसके अंदर जो पैकेट ये जा रहा है उसके अंदर सीक्वेंस नंबर 0 से 999 है। ये तो आपको पता है। अब जैसे ही 1000 बाइट का पैकेट यहां पे आया, तो यार ये 1000 बाइट की स्पेस इसके पास अवेलेबल थी। कितने की स्पेस, 1000 बाइट की स्पेस अवेलेबल थी। जो 1000 बाइट की स्पेस अवेलेबल थी, ये पूरी क्या हो गई है, फुल हो गई। जब पूरी ये फुल हो गई है तो ये क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा रिसीवर। ये क्या एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, मैं इससे वही पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी, जिससे कि आपको बातें जो थोड़ी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लो यहां पे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट विंडो क्या है हमारे पास, यहां से इसके पास बफर स्पेस कितनी अवेलेबल है, 0। तो एडवर्टाइजमेंट विंडो क्या लिखेगा यहां पे, 0। अब मेरा सवाल यहां पे ये है कि इस ये एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजेगा, व्हाट एक्नॉलेजमेंट नंबर इट विल सेंड, एसी के नंबर। तो यार इसने रिसीव कहां से किया है, 0 से 999 तक।
0 से 999 तक, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा 1000, कि यानी भाई अब यदि ये 0 से 999 तक रिसीव कर चुका है तो नंबर क्या होगा कि भाई एक्नॉलेजमेंट नंबर 1000, कि आई हैव रिसीव अप टू 999, नाउ आई एम वेटिंग फॉर 1000। 1000 के लिए क्या कर रहा हूं मैं, वेट कर रहा हूं, यानी 1000 लिखने का मतलब ये है कि 0 से 999 में रिसीव कर चुका हूं, इसने एक्नॉलेज कर दिया। अब जैसे ये एक्नॉलेजमेंट आया कि एडवर्टाइजमेंट विंडो 0, कि माई रिसीविंग कैपेसिटी क्या है 0, तो यार सेंडर क्या काम करता है, जैसे ही मैसेज आता है कि माई रिसीविंग कैपेसिटी 0, इट स्टार्ट, ये क्या करेगा, परसिस्टेंट टाइमर, सेंडर स्टार्ट एवन परसिस्टेंट टाइमर। और जैसे ही ये परसिस्टेंट टाइमर एक्सपायर होता है तो हम एक प्रॉब सेगमेंट भेजते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉब सेगमेंट जो है वो कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का। प्रॉब सेगमेंट कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का। तो यहां से हमारे पास ये 1 बाइट का प्रॉब सेगमेंट भेजेगा। अब जब ये 1 बाइट का प्रॉब सेगमेंट भेजेगा तो सीक्वेंस नंबर इसका क्या होगा, भाई सीक्वेंस मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास प्रॉब सेगमेंट के बारे में, ठीक है, क्या लिखा है प्रॉब सेगमेंट के बारे में, दिस सेगमेंट कंटेन्स ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा, इट हैज ए सीक्वेंस नंबर। जब मैं 1 बाइट भेजूंगा ना प्रॉब सेगमेंट, इट हैज ए सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर होगा इसके पास, सीक्वेंस नंबर, बट इट्स सीक्वेंस नंबर इज नेवर एक्नॉलेज। इस लाइन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इट्स सीक्वेंस नंबर इज नेवर एक्नॉलेज, इसका मतलब क्या है, तो इसका जो सीक्वेंस नंबर होगा 1 बाइट का, इसका सीक्वेंस नंबर क्या लिखूंगा यार, 1000, 0 तक तो मैं यूज कर चुका हूं, तो इस बाइट का जो सीक्वेंस नंबर होगा वो सीक्वेंस नंबर कितना होगा, 1000। तो जैसे ही ये मेरे पास प्रॉब सेगमेंट जाएगा, क्या जाएगा, प्रॉब सेगमेंट, क्या जाएगा मेरे पास, प्रॉब सेगमेंट। तो नहीं यहां पे हमारे पास जब ये प्रॉब सेगमेंट जाएगा तो ये हमारे पास कितनी बाइट का होगा, हमारे पास 1 बाइट का होगा, और इसका सीक्वेंस नंबर कितना जाएगा, सीक्वेंस नंबर 1000 जाएगा। क्या जाएगा यहां पे, सीक्वेंस नंबर 1000, यानी प्रॉब सेगमेंट ये 1 बाइट का है, और इसके साथ इसका सीक्वेंस नंबर क्या जाएगा, 1000 सीक्वेंस नंबर जाएगा। अब मेरा सवाल भाई साहब यहां से ये है कि जो आपने भेजा है प्रॉब सेगमेंट जिसका सीक्वेंस नंबर 1000 गया है, जैसे ये आएगा 1 बाइट का, तो रिसीवर के पास तो बफर स्पेस अवेलेबल है नहीं, रिसीव तो करेगा इसको, लेकिन क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। आई डू नॉट हैव एनी स्पेस टू रिसीव। अब वैसे प्रॉब सेगमेंट आता है तो इसके कहने का मतलब क्या है, प्रॉब सेगमेंट आता है तो प्रॉब सेगमेंट इसलिए आता है कि जिससे कि आप अपनी विंडो साइज को री एडवर्टाइज कर सको। अभी भी इसके पास कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो अभी भी कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो यानी हमारे पास ये क्या भेजेगा भाई कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो, कि मेरे पास बफर स्पेस क्या है 0, और यहां पे इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे हमारे पास जब ये प्रॉब सेगमेंट भेजा तो इसका सीक्वेंस नंबर कितना था, 1000, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 नहीं भेज सकता, बिकॉज ये प्रॉब सेगमेंट में जो 1 बाइट आई है ये डमी डेटा है, और वैसे भी इवन रिसीवर के पास इस बाइट को रिसीव करने की स्पेस भी होती, जैसे कि मान लो यहां पे, एक बात समझना, मैंने आपको बताया था यहां पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास ये था ना, अरे यार कोई पागल आदमी 10 बार फोन कर रहा है लगातार, अरे एक बार नहीं उठाया, 12वीं बार फोन कर रहा है यार। चलिए यहां पे हम किसकी बात कर रहे थे यार, ये हमारे पास यहां एडवर्टाइजमेंट विंडो 0 हो गई थी जब इसने ये प्रॉब सेगमेंट भेजा था, प्रॉब सेगमेंट 1 बाइट का, तो
कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये 1 बाइट का ये डेटा है, तो इस 1 बाइट को रिसीव कर लेता, इस 1 बाइट को रिसीवर रिसीव कर लेता, तो यानी जब इस 1 बाइट को रिसीव करता तो रिसीवर के पास कितनी स्पेस बचती, 399, 400 बाइट थी ना। तो वो यहां पे ये एडवर्टाइज करता कि माई एडवर्टाइज विंडो 399, जबकि वो गलत है। स्टैंडर्ड किताब के हिसाब से ये गिवन है कि भाई जो हमारे पास ये बाइट भेजी जाती है वो डमी बाइट है। वो क्या है, हमारे पास डमी बाइट है, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब सेगमेंट के अंदर ये कोई ओरिजिनल बाइट हम नहीं भेज रहे हैं, ये डमी बाइट भेज रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा इस बाइट को भेज के ये पर्पस है चेक करने का कि भाई आपका एडवर्टाइजमेंट विंडो क्या है, यानी आपके पास कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो रिसीवर कभी भी इस बाइट को एज ए डेटा की तरह रिसीव ही नहीं करता, इसको डिस्कार्ड कर देता है सिंपली, और अपना उसके पास कितना बफर स्पेस अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन भेज देता है। बात समझ में आ गई, वो इंफॉर्मेशन भेज देता है। तो सेम एज इट इज यहां पे हमारे पास ये अभी भी एक्नॉलेजमेंट नंबर यहां पे 1001 नहीं भेज सकता, क्योंकि 1000 इसने रिसीव कर लिया ना भाई ना। वैसे अभी तो स्पेस है नहीं इसके पास रिसीव करने के लिए, 0 है। स्पेस होती तब भी ये हमारे पास ऐसा नहीं करता, तब भी ये क्या भेजता, एक्नॉलेजमेंट नंबर। पहले क्या भेजा था, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1000, ये अभी भी 1000 का वेट कर रहा है। तो यहां पे जो पॉइंट था ना, दिस सेगमेंट कंटेन ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा, इट हैज ए सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर होता है, बट इट्स सीक्वेंस नंबर नेवर एक्नॉलेज, इसका सीक्वेंस नंबर कभी एक्नॉलेज होता नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका सीक्वेंस नंबर 1000 था तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 हमने नहीं भेजा। क्या है, रिसीव 1000, नाउ आई एम वेटिंग फॉर 1001 ना, अभी भी 1000 मेरे पास आया नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक डमी बाइट है, ठीक है। यहां तो स्पेस नहीं है इसके पास, स्पेस होती तब भी नहीं होता, ठीक है। तो यानी अभी भी ये क्या भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1000 के, अभी भी ये 1000 का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो जब अब ये जो सीक्वेंस नंबर 1000 है ना, ये सीक्वेंस नंबर अभी यूज नहीं हुआ, ये कंज्यूम नहीं हुआ है, ये सीक्वेंस नंबर आगे, यदि मान लो इसके पास स्पेस होती रिसीव करने के लिए, तो इस सीक्वेंस नंबर को मैं आगे यूज कर सकता था, इस सीक्वेंस नंबर को क्या कर सकता था, यूज कर सकता था। बात समझ में आ रही है। तो वही यहां पे लिखा है, दिस सीगमेंट कंटेन्स ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा, इट हैज ए सीक्वेंस नंबर, बट इट्स सीक्वेंस नंबर इज नेवर एक्नॉलेज, कभी एक्नॉलेज नहीं होता है। इट इज इवन इग्नोर्ड इन कैलकुलेटिंग द सीक्वेंस नंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द डेटा, यानी इवन ये सीक्वेंस नंबर इग्नोर कर दिया जाता है, कैलकुलेशन में भी इसका कोई यूज नहीं होता है। तो यानी जो हमने आपको बताया है कि इस सीक्वेंस नंबर का जो डमी बाइट को भेजा है, जिससे हम प्रॉप सेगमेंट भेज रहे हैं, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है, जब मैं आगे कोई डेटा भेजूंगा, सपोज रिसीवर के पास स्पेस हो जाएगी, तो मैं इस सीक्वेंस नंबर 1000 का यूज कर सकता हूं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, यहां पे हमने क्या पढ़ा है यार। जो विंडो साइज मेरे पास था ना, वो विंडो साइज मेरे पास 16 बिट का था। कितने बिट का था विंडो साइज, 16 बिट का। तो जो विंडो साइज मेरे पास है, जो फील्ड है विंडो साइज 16 बिट का है, तो मैक्सिमम नंबर 16 बिट का कितना होगा, 2 पावर 16 माइनस 1, 65,535। तो नहीं, इससे बड़ा नंबर जो विंडो साइज मतलब कि रिसीवर के पास कितनी बफर स्पेस अवेलेबल है, तो ये कितना है, 65,535। भाई कहने का मतलब क्या है, विंडो साइज का मतलब क्या है, देखो विंडो साइज का मतलब ये नहीं है, विंडो साइज का मतलब ये है कि उसके अंदर मैं नंबर लिखता हूं कि कितनी स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। विंडो साइज, हाउ मच डेटा आई कैन रिसीव, कि मैं कितना डेटा रिसीव कर सकता हूं। ये कहां लिखी जाती है वैल्यू, इस 16 बिट के फील्ड के अंदर विंडो साइज, जो कि विंडो साइज कितना है 16 बिट का, उसमें सबसे बड़ा नंबर कितना लिखा जा सकता है, 65,535। इससे बड़ा नंबर आप विंडो साइज में लिख ही नहीं सकते। विंडो साइज और एडवर्टाइजमेंट विंडो, यानी उसके अंदर आप इससे बड़ा नंबर कभी भी नहीं लिख सकते हो। अब समस्या क्या है, समस्या मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्त। मान लो ऐसी कंडीशन है कोई, मान लो ये कोई मेरे पास ए है, ये कोई मेरे पास बी है। अब सपोज बी के पास तो यार हमारे पास यहां पे
2 लाख बाइट को रिसीव करने की कैपेसिटी है। बी की कैपेसिटी कितनी है? बी कैन रिसीव 2 लाख बाइट, 2 लाख बाइट। 1 2 3 4 5, 2 लाख बाइट क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है इसके पास। सपोज इतनी स्पेस है। अब बी 2 लाख बाइट रिसीव कर सकता है, तो ए इसको 2 लाख बाइट सेंड भी कर सकता है। सपोज ए के पास भी हमारे पास 2 लाख बाइट को स्पेस करने की सेंड करने की स्पेस थी यहां पे हमारे पास। जब बी सेंड कर सकता है, वैसे भी सेंडर विंडो साइज, विंडो रिसीवर साइज दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। यानी यहां पे भी हमारे पास ये 2 लाख बाइट, यदि ये रिसीव कर सकता है तो 2 लाख बाइट सेंड कर सकता है। अब देखो इसने क्या किया, सबसे पहले क्या होता है? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। ए ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया किसको? बी को। तो बी क्या देगा? रिप्लाई देगा। तो बी ने इसका रिप्लाई दिया। बी ने रिप्लाई दिया हमारे पास। बी ने रिप्लाई में क्या दिया भाई? बी ने रिप्लाई में लिखा कि माई एडवर्टाइजमेंट विंडो। बी के पास कितनी बफर स्पेस अवेलेबल है? 2 लाख। इसने 2 लाख लिख दिया। क्या 2 लाख लिख सकता है? नहीं लिख सकता, बिकॉज विंडो साइज का जो फील्ड है वो 16 बिट का है, और 16 बिट से सबसे बड़ा नंबर कितना लिखा जा सकता है? 65,535। तो विंडो साइज के अंदर 2 लाख आप नहीं लिख सकते। लेकिन एक बात बताओ, जो रिसीवर 2 लाख रिसीव कर सकता है, 2 लाख बाइट, तो सेंडर उसको सेंड भी कर सकता है। लेकिन रिसीवर बता ही नहीं पा रहा कि मेरे पास 2 लाख बाइट को स्पेस करने की कैपेसिटी है। तो ये क्या करेगा? यानी ये 2 लाख तो यहां पे नहीं लिख सकता। तो यहां पे मैं दोस्तों यूज करूंगा स्केलिंग फैक्टर का। यहां पे मैं एडवर्टाइजमेंट विंडो में लिखूंगा 50,000 बाइट, और यहां पे हमारे पास क्या लिखूंगा मैं? स्केलिंग फैक्टर, विंडो स्केल फैक्टर। फैक्टर इक्वल टू 4। जब ये रिप्लाई जाएगा हमारे पास ए के पास, तो ए पहले ये देखेगा एडवर्टाइजमेंट विंडो साइज कितना? 50,000। ओके, यहां पे हमारे पास विंडो स्केल फैक्टर कितना लिखा है? 4। जब विंडो स्केल फैक्टर 4 लिखा है, ओहो, तो ये समझ गया 50,000 इंटू 4, 2 लाख। अब आप सोचोगे सर पहले IPv4 हेडर में पढ़ा था स्केलिंग फैक्टर, वहां तो डिवाइड का मतलब डिवाइड करते थे सर 4 से, यहां मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? अरे यार भाई, ऐसा सोचना भी पाप है। एक बात बताओ, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यदि विंडो साइज 50,000 लिखा है तो स्केलिंग फैक्टर 4 क्यों लिखा गया होगा? क्या कोई समस्या है? 50,000 नंबर तो मैं लिख सकता हूं विंडो के साइज के अंदर, तो स्केलिंग फैक्टर लिखने की जरूरत क्या थी? तो सिंपल सी बात है कि बड़ा नंबर लिखने के लिए ही यहां पे 4 यूज किया गया होगा, ठीक है। बड़ा नंबर लिखना होगा, इसलिए मल्टीप्लाई ही होगा, यहां पे डिवाइड करने का कोई खेल नहीं है। बिकॉज 50,000 तक क्या, 65,535 तक भी नंबर लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो स्केलिंग फैक्टर लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं। तो यानी रिसीवर को ये बात समझ में आ गई, इसको ए को, कि 50,000 इंटू 4 यानी 2 लाख बाइट हमारे पास रिसीवर क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। तो हमारे पास कुछ देर बाद सेंडर क्या काम करेगा? 2 लाख बाइट सेंड कर देगा। डेटा इक्वल टू 2 लाख बाइट। 2 3 4 5। जब 2 लाख बाइट यहां पे भेज देगा तो हमारे पास यार ये पूरा बफर जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फुल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो एडवर्टाइज करेगा माई यहाँ पे हमारे पास के माई एडवर्टाइजमेंट विंडो 0। मुझे उस केस को समझाने की कोई मतलब नहीं था। तो एक्चुअल में क्या है दोस्तों? हमारे पास विंडो स्केल
ऑप्शन जो है, मान लो हमारे पास जो मैक्सिमम विंडो साइज हो सकता है, जैसे कि यहां पे हमारे पास, मैं क्या किसका असर, ये विंडो स्केल फैक्टर कहां से लाएंगे भाई, ये आएगा ऑप्शन से। ऑप्शन के अंदर एक फील्ड होगा स्केल फैक्टर, जिसमें हम 4 लिखेंगे, ठीक है। सो दोस्तों यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू RFC 1312 द मैक्सिमम विंडो साइज बाय यूजिंग द विंडो स्केल ऑप्शन इक्वल टू 2 पावर 30 बाइट। देखो हमारे पास दोस्तों जो 16 बिट का फील्ड है हमारे पास, ठीक है, तो 16 बिट की मैं बात करूं तो 2 पावर 16 यानी 64 KB मैक्सिमम विंडो साइज। जो विंडो साइज मेरे पास हो सकता है कितना, 64 KB का। लेकिन विंडो स्केल फैक्टर का यूज करके मैंने इस साइज को 2 पावर 16 से कितना बना लिया, 2 पावर 30। तो अकॉर्डिंग टू RFC 1312 आप चेक कर सकते हो। RFC वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गेट में कोई बहुत अच्छा सवाल यहां पे पूछा भी नहीं गया और फ्यूचर में भी पूछा नहीं जाएगा। वैसे तो यदि मैं बात करूं यार, तो ये स्केल फैक्टर जो है इसकी कहानी समझाने में 2 घंटे लग सकते हैं अलग से, लेकिन मैं उतना डिटेल में जा नहीं रहा हूं बिकॉज उसका कोई काम नहीं है। जो RFC नंबर 1312 है वो रिसर्च पेपर की तरह है यार, ठीक है। 100 पेज यहाँ पे हैं तो उन पेज को समझाना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू RFC 1312 द मैक्सिमम विंडो साइज बाय यूजिंग द विंडो स्केल ऑप्शन, कि विंडो स्केल ऑप्शन का यूज करके आप इसको मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकते हो, 2 पावर 30 तक। तो यानी मैक्सिमम विंडो साइज बाय यूजिंग द विंडो स्केल ऑप्शन कितना हो सकता है, 2 पावर 30। यानी 2 पावर 30 को मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, 1 GB। 2 पावर 30 बाइट यानी 1 GB, 1 GB। तो कैसे कैसे हुआ है हमारे पास भाई, 16 बिट का था, 2 पावर 16 बाइट, 2 पावर 16 बाइट। लेकिन 2 पावर 16 इंटू 2 पावर 14, 2 पावर 16 मेरे पास क्या है, विंडो साइज है ये जो नॉर्मली होता था। यहां पे 2 पावर 14 यानी 2 पावर 14 भाई मैक्सिमम। देखो 16 बिट का फील्ड था मेरे पास विंडो साइज का, इस फील्ड को 16 बिट से मैं कितना कर सकता हूं, 30। तो मैक्सिमम यहां पे कितनी भी एक्स्ट्रा बिट ले सकता हूं, 14 और एक्स्ट्रा बिट। लेकिन वो 14 एक्स्ट्रा बिट्स कहां से आएंगी मेरे पास, वो मैं ऑप्शन से लूंगा। बात समझ में आ रही, कहां से लूंगा दोस्तों, ऑप्शन से लूंगा। तो यानी जो 2 पावर 14 है ये क्या है, विंडो स्केलिंग फैक्टर है, जो कहां से लिया जाएगा, ऑप्शन से लिया जाएगा। तो 2 पावर 16 इंटू 2 पावर 14 क्या हो जाएगा, 2 पावर 30। तो मैक्सिमम ये सिर्फ आपको याद रखना है बिकॉज ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे आई थिंक ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, ठीक है। तो मैक्सिमम विंडो साइज स्केलिंग फैक्टर का यूज करके मेरे पास कितनी हो सकती है, 2 पावर 30 TCP के अंदर यानी 1 GB। 2 पावर 16 विंडो साइज पहले से पता है, तो यहां पे 2 पावर 14 क्या है, ये विंडो स्केलिंग फैक्टर है जो कि 2 पावर 16 2 पावर 14 बन के हमारे पास 2 पावर 30 बन रहा है। तो यानी सिंपल सी बात है, वो जो 16 बिट का फील्ड है, तो 16 बिट से 2 पावर 16 डेटा मैक्सिमम, ठीक है। यानी मेरे पास कितना, 64 GB, ठीक है। उससे सॉरी 64 KB। लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया है, 14 बिट्स और एक्स्ट्रा लेके इसको यहां मैं क्या कर रहा हूं, 2 पावर 30 तक लेके जा रहा हूं। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारे पास, 2 पावर 30 बाइट यानी 1 GB। तो जो यहां पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास किसके बारे में यार, ये था हमारे पास आज फ्लो कंट्रोल इन TCP। और हमने यहाँ पे अर्जेंट पॉइंटर और अर्जेंट फ्लैग की भी क्या की है, बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों पढ़ेंगे एरर कंट्रोल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।